उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के सौजन्य से हमारे महाविद्यालय राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय इटावा में आयोजित हो रही 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी जो सांस्कृतिक संबंधों की न्यास भूमि इटावा मूल्यांकन के विविध आयाम विषय पर केंद्रित है कि आज दूसरे दिन के तृतीय तकनीकी सत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं इस सभागार में और सभागार से बाहर उपस्थित लोगों से अनुरोध करता हूं कि वह इस सभागार में पधारने का कष्ट करें ताकि हम अपने कार्यक्रम को शुरू कर सकें। धन्यवाद। इटावा के विभिन्न क्षेत्रों को केंद्र में रख करके किया जाएगा। तो हमने इस मिसलेनियस वाले सत्र को, विविधता वाले सत्र को कई क्षेत्र के लोगों से जोड़ने का प्रयास किया है। आज के हमारे इस सत्र में जो लोग हैं मैं उनका नाम एक बार बताना चाहता हूं और उनका क्षेत्र भी जोड़ना चाहता हूं। हम लोगों के बीच में डॉक्टर विनीत कुमार हैं, उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय सैफई इटावा से। वो डायबिटीज और इटावा के क्षेत्रीय जो विशिष्टताएं हैं उनमें यह मधुमेह की बीमारी किस तरह से कर रही है काम और उसके क्या क्या और दूसरे आयाम हैं, उन सभी विषयों पर वो बात करेंगे। हम लोगों के बीच में शाह आलम जी हैं। वह चंबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और चंबल के बीहड़ों में वह घूमते फिरते रहते हैं। वो लेकर के बहुत सारे अभियान चलाते रहते हैं, तो वह भी हमारे साथ बात करेंगे। वह इटावा के उस नकारात्मक पहलू जिसकी एक नकारात्मक छवि बन गई है कि चंबल डाकुओं का, बीहड़ों का एक ऐसी जगह का क्षेत्र है जो विद्रोही लोगों की जमीन रही है। तो इस पर बात करेंगे और उन्हें ही हमने एक छोटा सा अंश दे रखा है कि वह यहाँ के इटावा के बहुत महत्वपूर्ण फिल्मकार के आसिफ पर भी छोटी सी बातचीत रखेंगे। डॉक्टर राजीव राज, कल अगर शाम को आप लोग यहाँ रहे होंगे तो उन्होंने बहुत उम्दा कविताएं हम लोगों के बीच में सुनाई थी। आज वह नीरज की कविताओं पर भी बात रखेंगे। तो नीरज हिंदी फिल्मों के सिरमौर गीतकारों में से एक रहे हैं और उनके कई गीत बहुत सराहे गए हैं। कवि तो वह बहुत अच्छे हैं ही, तो उनकी कविताओं और गीतों पर केंद्रित करके डॉक्टर राजीव राज का आज व्याख्यान होगा। आज हम लोगों के बीच में संगीता भी अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगी जो पचनता का पवित्र प्रदेश शीर्षक से है। और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं प्राचार्य चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय हेमरा इटावा के डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा इतिहास के अध्येता हैं। बहुत पहले कविताएं भी बहुत अच्छी किया करते थे, लेकिन इन दिनों कविता लिखना छोड़ करके दूसरे काम में मसरूफ हैं। लेकिन इतिहास के एक जाने माने माननीय विद्वान हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य संरक्षक डॉक्टर श्यामपाल सिंह हमारे साथ हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही प्राध्यापकगण, आप सब लोगों का स्वागत है। और जो भी अतिथि बाहर से आए हुए हैं, डॉक्टर कमल कल हम लोगों के साथ थे, आज भी हम लोगों के बीच में हैं, और भी जो बाहर से लोग आए हुए हैं उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और अधिक समय ना लेते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे आज के तृतीय तकनीकी सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा को, प्राचार्य चौधरी चरण सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय सैफई हेमरा इटावा के, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा। मैं डॉक्टर विनीत कुमार को आमंत्रित करता हूं कि आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर विनीत कुमार, आप जूनियर रेजिडेंट हैं उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय सैफई इटावा में। मैं शाह आलम जी को आमंत्रित करता हूं कि वह भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर राजीव राज हम लोगों के बीच में बस आने ही वाले हैं कुछ ही क्षणों में। हम उनको बाद में जब आ जाएंगे तो आमंत्रित कर लेंगे। मैं इस सत्र के
के संचालन के लिए सभागार में उपस्थित सभी अतिथिगणों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन, स्वागत। मंच पर आसीन हमारे गणमान्य जन, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज का हमारा यह कार्यक्रम जो हमारे महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, उसका दूसरा दिन, प्रथम दिवस का सफलतापूर्वक संपादन हुआ, सफलतापूर्वक संपन्न किया गया प्रथम दिवस। आज दूसरा दिवस। विषय है सांस्कृतिक संबंधों की न्यास भूमि इटावा, मूल्यांकन के विविध आयाम। जहाँ लोकल फॉर ग्लोबल की बात हो रही है तो अत्यंत आवश्यक था कि लोकल को पहचाना जाए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए विषय हमारे सामने रखा गया, जिससे कि हम सबसे पहले अपनी क्षेत्रीय स्थितियों को पहचाने, तभी हम ग्लोबल तक जाने की बात कर पाएंगे। और यह संगोष्ठी आयोजित द्विदिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई। आज इसका तीसरा तकनीकी सत्र। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करना चाहूंगी, और इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि सर हमारे अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा प्राचार्य चौधरी चरण सिंह जी को फूलों का गुच्छ दे करके उनका स्वागत, अभिनंदन करें। कम है लेकिन जोश से भरी हुई एक मनमोहक प्रस्तुति वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगी, जो शायद आपको रिफ्रेश करने के लिए आवश्यक है। तो हमारे यहाँ की छात्राएं इरम और उनका ग्रुप फट गई है, उठो आँख खोलो कि पाँव फट गई है, कि पाँव फट गई है। युगों की अंधेरी, युगों की अंधेरी निशान कट गई है, उठो आँख खोलो कि पाँव फट गई है, कि पाँव फट गई है। नया प्राण लेकर हवा आ रही है, नया गान लेकर समाज छा रही है। कली खिल गई है, नया रूप धर कर, नया रंग लेकर किरण आ रही है। कमल के दरों की खुशी कुछ न पूछो, उदासी की छाया, उदासी की छाया सभी हट गई है। उठो आँख खोलो कि पाँव फट गई है, कि पाँव फट गई है। युगों की अंधेरी, युगों की अंधेरी निशान कट गई है। उठो आँख खोलो कि पाँव फट गई है, कि पाँव फट गई है। नई बात पग में, नई बात मग में, नया प्राण भी
कि पाँव फट गई है, उठो आँख खोलो कि पाँव फट गई है, कि पाँव फट गई है। प्रस्तुति पर करतल ध्वनि में कमी थी। एक बार फिर से करतल ध्वनि से बच्ची का उत्साहवर्धन करें। और भी अतिथि हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए, हमारा मान बढ़ाने के लिए, हमारे सभागार की शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। के विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु कुमार जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। अनुपम सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि के महाविद्यालय से ही पधारे हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम कुमार का स्वागत करें। यहाँ आए और के महाविद्यालय के डॉक्टर सुभाष जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। प्रेजेंट है, उसी के साथ मेंटली भी प्रेजेंट है। भी उपस्थित है प्रतिभा की धनी हिंदी विभाग से, के महाविद्यालय के हिंदी विभाग से, संस्कृत विभाग से। उनको मैं अनुरोध करती हूँ कि आए और डॉक्टर दुर्गेश लता जी मैम जो हमारे यहाँ संस्कृत विभाग से हैं, वो उनका माल्यार्पण का स्वागत करें। जोरदार तालियां। अंदर ये परंपरा तो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और कृतज्ञता यापन ये सारी औपचारिकताओं के अतिरिक्त हम आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस तकनीकी सत्र की शुरुआत करती हूँ और सर्वप्रथम मैं संगीता MA डिपार्टमेंट से चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय यहाँ उपस्थित है, उनको यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और अपना शोध पत्र पढ़ें। सभी विशिष्ट अतिथियों का और सभागार में उपस्थित सभी महान अतिथियों का स्वागत करते हैं। मैं यहाँ पे 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा टॉपिक है पचनदा का पवित्र प्रदेश। वैसे तो भारत को ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है, ऐसे ही एक ऋषि से जुड़ी कहानी पचनद के इतिहास का बखान करती है। ये दुनिया का इकलौता स्थान है जहाँ 5 नदियों का संगम है। पचनद में यमुना, चंबल, सिंधु, कवजी, कुमारी और नदियाँ बहती हैं। पचनद को महातीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 3 नदियों का संगम होने से प्रयाग तीर्थराज बन गया। उसमें भी एक नदी अदृश्य है। 5 नदियों का संगम तो दुनिया में एक कहीं नहीं है, इसलिए पचनद को महातीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। विभिन्न ग्रंथों व पुराणों में पचनद स्थल का वर्णन है, लेकिन दुर्गम वनों के बीच स्थित होने के कारण सुगमता के अभाव में यह स्थान वह प्रसिद्धि नहीं पा सका जो इसे मिलनी चाहिए। यह स्थान 3 जनपद जालौन, इटावा और औरैया की भौगोलिक सीमा भी बनाता है। वही मध्य प्रदेश के भिंड जिले का भी थोड़ा सा भाग इस संगम का हिस्सेदार है। विभिन्न प्रमाणों के आधार पर श्री मुकुंदवन संप्रदाय के नागा साधु थे। वह अपनी पीढ़ी के 19वें महंत थे और वह पचनद के तपस्या करते थे। उनकी कीर्ति सुनकर रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास सन 1603 में पचनद पधारे और दोनों संतों का मिलन हुआ। द्वापर युग में भी महाभारत के युद्ध के दौरान पचनद के निवासियों ने दुर्योधन की सेना का पक्ष लिया। महाभारत पुराण में पचनद का उल्लेख है। महाभारत युद्ध समाप्ति के दौरान पांडु पुत्र नकुल ने पचनद क्षेत्र पर आक्रमण कर यहाँ के निवासियों पर विजय प्राप्त की। महाभारत वन पर्व में पचनद को तीर्थ क्षेत्र होने की मान्यता सिद्धि होती है। विष्णु पुराण में भी पचनद का विवरण मिलता है। अन्य पुराणों एवं धर्म ग्रंथों से भी प्राप्त प्रमाणों से पचनद वैदिक काल का तपोस्थल पचनद संगम तट पर इटावा की सीमा से स्थित विराट मंदिर में प्राचीन शिव विग्रह है।
शिव महापुराण के अनुसार भारत के 108 शिव विग्रहों में पतनत पर भी गिरिधर महादेव पूजित हैं। धन्यवाद। मैडम ने बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ पंचनद के ऐतिहासिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला और हमें गौरवान्वित किया कि हम एक ऐसे जिले से संबंध रखते हैं जहां का इतिहास अपने आप में सर्वमान्य है, अलौकिक है। ऐसी भूमि से, ऐसी जिले से हम संबंध रखते हैं और आशा करते हैं कि संगोष्ठी के माध्यम से और भी अनेक ऐसे तथ्य हमारे सामने आएंगे जो कि हमें इनके इतिहास से हमें और गौरवान्वित भी करेंगे और साथ ही साथ ऐसे विषय भी हमारे सामने लाएंगे जिस पर हम चिंतन और विचार कर सकें और साथ ही साथ अपने इस जिले को और भी अधिक उच्च स्थान पर स्थापित कर सकें। कार्यक्रम की इसी आगे की श्रृंखला में मैं मिस्टर शाह आलम जो कि चंबल फेस्टिवल के आयोजक हैं, साथ ही साथ एक अत्यंत ही उत्साहवर्धक व्यक्ति, अत्यंत ही प्रतिभा संपन्न सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर शाह। संचालन कर रही डोली मैडम जी, मंच पर उपस्थित देवरा पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी, सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी से डॉक्टर विनीत कुमार जी और इस महाविद्यालय के प्रिंसिपल साहब, कार्यक्रम के सचिव प्रोफेसर रमाकांत सर, उपस्थित मेहमान हमारे मित्र डॉक्टर कमल कुशवाहा, मास्टर विनोद सिंह गौतम और छात्र और छात्राएं। दरअसल जो पछदा जो बातचीत हो रही हमको यहाँ मैं आया सुबह जो है तो बैनर आपका देखा तो बैनर में क्यासी जी के फिल्म का पोस्टर लगा तो बहुत अच्छा लगा और मैं चंबल जो है कई सालों से पहले आता रहा हूँ और 2016 में करीब 28 किलोमीटर से ऊपर की जो है साइकिल से अकेले चंबल की यात्रा की और यात्रा ही नहीं किया, उसको पूरा डॉक्यूमेंट भी किया जगह जगह रह के और मई जून जुलाई पूरी गर्मी बीत गई, पूरा बरसात बीत गया तो कुछ उसका थोड़ा सा अनुभव है, उतनी बात जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो उस दौरान चंबल के इलाके में सूखा पड़ा हुआ था तो करीब 6000 से ऊपर लोगों को जो है सूखा राहत का उसमें मुआवजा दिलवाया, उसको डॉक्यूमेंट करके प्रशासन से पैरवी करके। इसके अलावा भूलन देवी के घर गया जो है तो भूलन देवी 2 बार यहाँ से सांसद रहे लेकिन उनके घर में जो है 2 किलो आटा 1 पाव प्याज, उनकी माँ भी जीवित है भूला देवी, उनके घर ना शौचालय ना बिजली ना छत, कुछ नहीं था उनके घर में। तो इस तरीके के चंबल में मतलब दिक्कतें भी हैं लेकिन चंबल का एक अपना पहचान है, चंबल की इतनी खासियत है कि हम जैसे लोगों को भी चंबल में इतनी अमूल्य धरा है, संपदा है कि हम लोगों को अपनी तरफ खींचती रही है। तो उस यात्रा के दौरान बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। उस यात्रा के दौरान जब मैं इटावा पहुंचा तो इटावा में मैंने बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे पूछा कि क्यासी जी का जन्म स्थान कहाँ पे है, वो घर दिखाइए। तो 3-4 लोग उस समय जो है बड़े बुजुर्ग टकराए कि उनका घर ये फुरदल खां मोहल्ला फुरदल खां में है और ये घर है उनका जहाँ वो पैदा हुए थे। तो हमने पूछा कि कभी क्यासी के नाम पे कोई कार्यक्रम इटावा में होता रहा है या सफाई महोत्सव इतना प्रसिद्ध है, सफाई महोत्सव में इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार आते रहे, क्या कभी किसी ने क्यासी का नाम का जिक्र किया? पता चला किसी ने किया। तो हमने अपने साथियों से बात करके क्यासी चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कराई जो 5 साल ये आयोजन पूरा कर चुका है। 6वां आयोजन जो है सितंबर में होने वाला है और पिछले साल बहुत ही भव्य उस पर आयोजन हुआ जिसमें देश और विदेश के बहुत चर्चित लोग उसमें शामिल हुए और ये साल पूरा जो है क्यासी का जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। अगर क्यासी साहब जिंदा होते तो 100 साल के होते, उनको बहुत कम समय में 48 साल की उम्र में वो दुनिया से रुखसत कर गए। लेकिन विश्व सिनेमा में अगर भारत की 10 फिल्मों की चर्चा होगी तो मुगल आजम फिल्म की चर्चा जरूर होगी। और बहुत अफसोस की बात है कि जब हिंदी सिनेमा का 100 साल पूरा हुआ 2013 में तो 49 डाक टिकट जारी हुए जो क्यासी के सहयोगी थे उन पर डाक टिकट जारी हो गया, लेकिन क्यासी पे आज तक डाक टिकट जारी नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्यासी पे उनके जन्म
शताब्दी वर्ष जो 14 जून को पूरा हो रहा है डाक जारी कराने की, और एक मुंबई में हम लोगों के प्रयास से बड़ा आयोजन हो रहा है ऐतिहासिक के नाम पे। तो और ये भी हम लोगों की पूरे प्रोसेस चल रही है कि भारत में 2 ही फिल्म संस्थान है भारत सरकार के, एक पश्चिम में पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है जो पुराना संस्थान है भारत सरकार का, एक सतजीत रे फिल्म संस्थान है जो कलकत्ता में है, लेकिन मध्य भारत में कोई भी फिल्म का संस्थान नहीं है। तो अगर 83 के नाम पर एक फिल्म संस्थान बनता है मध्य भारत में, तो पूरा पश्चिम को जोड़ने की सबसे बेहतरीन पहल होगी। और हमारे यहाँ बिहड़ों में शूटिंग की लोकेशन, जिस तरीके से पचदा की बात हुई, पचदा आपको 5 नदियों का संगम कहीं नहीं मिलेगा, इस तरीके के मिट्टी के पहाड़ दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, इस तरीके की जो पीला सोना माना जाता है सरसों खेती यहाँ होती चंबल में, उस तरीके का जो है आपको सीन कहीं नहीं मिलेगा। और हमने एक्सपेरिमेंट किया है, जो चंबल के रेत हैं वहाँ जो है रात में बहुत सारे लोग आते हैं, रुकते रहे हैं टेंट में, तो लोग कहते थे कि ये तो जो चांदी के चमकते हुए रेतीले कण हैं, ये तो जो है गोवा को भी फेल करते हैं। आपके यहाँ डॉल्फिन हैं, मगरमच्छ हैं, जिस चीज़ को क्रिएट करने के लिए सिनेमा में अरबों रुपए खर्च करना पड़ेंगे, हमारे यहाँ वैसे ही बहुतायत से चंबल के इलाके में, इटावा के इलाके में पाए जाते हैं। जड़ी बूटियों की बात की जाए तो जो आयुर्वेद का महाग्रंथ इटावा और रैया जनपद के रहने वाले प्रोफेसर रत्नाकर शास्त्री जो गुरुकुल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे, उन्होंने 996 पन्ने का भारत का प्राचार्य के नाम से एक ग्रंथ लिखा है, जिसमें करीब 300 यहाँ की दुर्लभ जड़ी बूटियाँ जो चंबल में पाई जाती हैं उसको लेके लिखा है। और हम लोगों ने जो चंबल में फेस्टो जारी किया था, जिसके कुछ मुद्दों को सरकार ने मान लिया, अभी उस पर बातचीत चल रही है। तो चंबल में एक रिसर्च सेंटर आयुर्वेद का खोलने की बातचीत चल रही है उन जड़ी बूटियों को संरक्षण के लिए। और प्रोफेसर मकान सर बता रहे थे कल गेंदालाल दीक्षित जी का जिक्र हुआ, तो गेंदालाल दीक्षित जी का इतना बड़ा किरदार है आज़ादी आंदोलन में, शायद उतना कोई दूसरा मिले। उन्होंने चंबल को बागियों को जोड़कर 15,000 की सेना बना ली थी। और गेंदालाल दीक्षित आपको कहीं कोई मटेरियल पढ़ने को नहीं मिलेगा। जो उनका संगठन था मातवेदी के बारे में, जबकि एकेडमिक जगत में खूब चर्चा होनी चाहिए थी, मैनपुरी के गजेटियर में सिर्फ 2.5 लाइन उस पर लिखा हुआ है। और जो हमने साइकिल यात्रा की थी तो मातवेदी को कवर करने के लिए, उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए किया था। तो जिन पे मुकदमे चले थे उन परिवारों को हमने खोजा और उन परिवारों का एक फोटो फीचर जो है पूरा छपा मातवेदी बागियों के बरगाथा नाम से, और उन परिवारों के सम्मान में 19 दिन का कार्यक्रम किया गया। तो उसके बाद भी गेंदालाल दीक्षित की बहुत सारी चीज़ें जो है देश विदेश में, इंडिया ऑफिस लंदन वगैरह में जो फाइलें थी वो तो मिल गई, लेकिन भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय में जो फाइलें थी उनके इंडेक्स में है संरक्षित, लेकिन आप जाएंगे मांगने तो आपको नहीं दी जाएगी, पता नहीं क्या डर है या गायब हो गई। तो बहुत सारी सामग्री इकट्ठा करके गेंदालाल दीक्षित पे एक किताब कमांडर इन चीफ गेंदालाल दीक्षित के नाम से हम लोगों ने उसको प्रकाशित किया। और इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि गेंदालाल दीक्षित का जो अंग्रेजों ने 2 मंजिला घर गिरा दिया था, और यही पढ़ाई किया था इटावा के सनातन धर्म इंटर कॉलेज में गेंदालाल दीक्षित जी ने। और 15,000 की सेना बना लेना उस दौर में बहुत सत्य पूते की बात नहीं है, जब हर अखबार रखने के जो लोगों को काला पानी की सजा हो जाती थी। तो गेंदालाल दीक्षित ने 15,000 की सेना बनाई, उनको बाकायदा वेतन देते थे, और 6 देशों से उनका कनेक्शन था। अगर उनकी योजना 2 बार उनके साथ गद्दारी हुई, अगर उनकी योजना सफल हो गई होती तो ये देश 1915 में ही आज़ाद हो गया होता। लेकिन उनके आपको कोई भी सामग्री मिलने को नहीं मिलेगी। और आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में उनका जो जन्म स्थान है वो पूरा खंडहर हो चुका था, वहाँ पूरा जंगल उगाए हैं। उसको सफाई करने के लिए 4 रात 3 दिन मुझे आमरण अनशन करना पड़ा भीषण ठंड में, तब जाके उत्तर प्रदेश के गवर्नर और विशेष सचिव ने उस पर पूरा उनके घर तक पक्की सड़क बनाने के लिए, आगरा विश्वविद्यालय में उनके नाम पे प्रतिवर्ष पीजी करने वाले छात्रों को गोल्ड मेडल देने के लिए, और उनका जीवन चरित्र जो है विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने के लिए, और उन पर डाक टिकट जारी कराने के लिए सरकार ने ये मांगे मानी है, और स्मारक बनाने के लिए और वाचनालय बनाने के लिए। बाकी अनशन के दौरान जितने लोग मिलने आते थे पूरे जिले ने जो है समर्थन किया, एक ईंट लेके आते थे, पूरी सफाई कर दी, और एक बड़ा सा चबूतरा बनाकर एक वहाँ शिलापट भी लिखा जा रहा था।
तो सिलापट भी 4.25 फीट का वहाँ लग गया है, पेड़ पौधे लग गए हैं। और 8 से मेरे ब्लड आने लगा था ठंड की वजह से, ठंड में खुले आकाश के नीचे बैठने की वजह से। तो सफेद मेडिकल कार्ड अनशन प्रशासन के लोग और समाज के जो देश के लोग हैं वो लोग एक साझी सहमति बनी कि आप अपना अनशन तोड़ दीजिए। हमने कहा कि अनशन नहीं टूटेगा, स्थगित किया जाएगा। तो सफेद मेडिकल स्थगित करके सफेद मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती रहा। लेकिन ये है कि एक वहाँ शुरुआत हुई गेंदालाल दीक्षित के बारे में। और अभी कल जो है 1 अप्रैल है और इस इलाके के जिनको भगत सिंह कहा जाता है, डॉक्टर महेश सिंह चौहान, जिनके फादर भी शहीद हुए थे, उनका 75 साल शहादत का शुरू हो रहा है। आज़ादी के पहले ही 1 अप्रैल 1947 को शहीद कर दिए गए थे यहाँ के सामंतों द्वारा। तो उनकी याद में भी आयोजन हो रहा है और हम लोगों को साल भर उनको किसी न किसी रूप में याद करना है। और हम लोग मानते हैं कि चंबल का जो पूरा इलाका रहा है वो आज़ादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए निभाता रहा है कि पूरे देश में जो मैदानी इलाके थे तो उस समय की जो बंदूकें होती थी उसको गन पाउडर्स में भरने के लिए कम से कम 1.5-2 मिनट का समय चाहिए। लेकिन चंबल में जो मिट्टी के पहाड़ हैं, जो भरखे हैं, जो भो हैं, वो उसके लिए बहुत मुफीद थी। और क्रांतिकारी उसकी आड़ लेकर, ओट लेकर अपने आप को तैयार करते थे युद्ध के लिए। और जब अंग्रेजों ने 1858 में पूरे देश को 1 साल के अंदर कब्जा कर लिया, चंबल लगातार 1872 तक लगातार लड़ता रहा। चाहे वो दादा शंभुनाथ आजाद की इटावा कर्मभूमि रही है, जिनको 2 बार काला पानी की सजा हुई थी, और ऊटी मद्रास कांड में अभी उनकी भी हम लोग जीवनी करवा रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का भी ये कर्म क्षेत्र रहा। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने गेंदालाल दीक्षित के नेतृत्व में यहीं पे हथियारों के संचालन की ट्रेनिंग ली थी। और हमारे पास बहुत सारी जो है भी हस्तलिखित सामग्री है जिसको हम लोग धीरे धीरे प्रकाशित करेंगे, जैसे साथी सहयोग के तौर पे आते जाएंगे। इससे हमारे पास ना कोई सरकारी ना कोई गैर सरकारी कोई पैसा नहीं, हम लोग जो मित्र हैं उनके सहयोग से चीज़ें यहाँ की चीज़ों को आगे बढ़ाते रहे हैं। और पचदा पे भी जो है अभी जो पर्चा पढ़ा गया पचदा, तो हम लोग हमेशा देखते रहे, वहाँ हमेशा कार्यक्रम करते रहे हैं। और वहाँ दीप पर्व का भी आयोजन हम लोगों ने किया। इस इलाके में नशे की बहुत बुरी हालत है, हर आदमी नशे में रहता है और दीपावली के दौरान ज़्यादा लोग नशे करते हैं। तो हमने वहाँ दीप पर्व का आयोजन किया। और इस साल आपको जान के हैरानी होगी कि जनता ने अपने अपने एक दीप लाके 1.25 लाख दीपों का जो है वहाँ जलाया गया दीपावली के 1 दिन पहले। और औरैया इटावा जालौन के लोगों ने अलग अलग उसका जो है एक तरीके की प्रतियोगिता की उस तट पे। फिर ड्रोन से वो तस्वीरें ली गई। जालौन जिले का सबसे बेहतर दीप का वो संचालन था, तो वहाँ उन लोगों को इनाम दिया गया। और पचनत कुंभ के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। हम लोग का मकसद ये है कि पचनत पे जो स्नान होता है कार्तिक पूर्णिमा पे, वो सदियों से होता रहा है। और भारत सरकार ये मानती है कि जो मेले 100 साल से ऊपर चल रहे हैं उसको राष्ट्रीय मेले का दर्जा देती है, वहाँ के लिए बजट जारी करती है। लेकिन आप पचदा जाएंगे तो वहाँ स्नान के दौरान जो है अगर जो लोग स्नान करते हैं उनको कपड़े बदलने की भी जो है सहूलतें नहीं हैं, उनको खुले में ही कपड़े बदलना है। तो हम लोग एक कोशिश, एक अभियान चला रहे हैं कि पचनत मेले को भी जो है राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया जाए और वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम और वहाँ सारी व्यवस्था सरकार करे। इसलिए कि पचनत में स्नान में लाखों लोग आते रहे हैं और पचनत इलाके में ही जो है बागियों और डाकुओं की शरणस्थली रही है। तो फिर भी जो है उसके डर के बावजूद भी लोग जो है स्नान करते आते रहे हैं। और अभी हम लोग जो है चंबल क्रिकेट लीग जिस गांव में कर रहे हैं, अभी आज 9वां दिन है, वहीं से फिर अभी जाना है। आज से सेमीफाइनल शुरू हो रहा है। वो भी जो है 10वीं सरगना सलीम गुर्जर पहलवान का गांव है, जिसके गाँव में सबसे ज़्यादा महिलाएं थी। उसी बगल चौलेला गाँव है, 10वीं सरगना के जीवन परिहार का गाँव। और वहाँ जो भी 35 साल के, आज भी 35 साल से ज़्यादा उम्र का आदमी है, किसी न किसी वो गैंग में रहा, उसका शरणदाता के रूप में एक दूसरे को लोग पहचानते हैं। तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है चंबल में और उसका बहुत अच्छा असर जा रहा है। और इटावा में पिछले साल जो चंबल मैराथन हम साथियों ने मिलकर शुरुआत कराई थी, इसलिए कि इटावा को और चंबल को बहुत बदनाम किया गया है कि यहाँ डाकुओं की जमीन रही है, और सिनेमा ने सबसे ज़्यादा बदनाम किया। और चंबल के लोग सबसे ज़्यादा सेना में रहे हैं, चाहे वो मुगलों की सेना रही हो, चाहे वो अंग्रेजों की सेना रही हो, चाहे आज भारतीय सेना रही हो। आज भी सबसे ज़्यादा भारतीय सेना में आपको जो है चंबल के लोग मिल जाएंगे, चंबल के रणवाफे मिल जाएंगे। कई गांव में पूरे गांव जो है, एक छोटा सा गांव इटावा का जो है पचदा के पास बंसरी गांव है। प्रथम विश्व युद्ध में वहाँ से 80 लोगों ने, एक छोटे से गांव के लोग 80 लोगों ने भाग लिया था और आज़ादी आंदोलन में
उस गांव की भूमिका रही है। तो हमारा ये सरकार से मांग रही है, हमने 2010 में एक आयोजन किया था कि सेना के अंदर जिस तरीके से अलग अलग रेजिमेंट बने हुए हैं वो चंबल रेजिमेंट बनाया जाए। और अच्छी बात उस समय सतपाल महाराज लोकसभा में उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, तो भारत सरकार ने चंबल रेजिमेंट की मांग को भारतीय रक्षा समिति ने मान लिया है, लेकिन वो अभी जमीन पर नहीं उतरी है। उसके लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं कि भारतीय सेना के अंदर भी चंबल रेजिमेंट को अमल में लाया जाए। इसके अलावा चंबल साहित्य उत्सव, हर जहाँ साहित्य उत्सव की जिस तरीके से रही, अब हम लोग चंबल साहित्य उत्सव भी 3 साल से उसको कर रहे हैं, उसको बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से हो। और चंबल मैराथन उसी लिए हुआ था, और इस साल चंबल मैराथन में कोविड के बावजूद भी 700 लोगों ने जो हिस्सेदारी की उस दौड़ में। तो इस तरीके का कई प्रयास है, और जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, जो शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए लोग हैं और समाज के जो काम करने वाले लोग, उनके बीच एक सेतु बनेगा। तो निश्चित तौर पर इटावा और इस तरीके से आयोजन होते रहेंगे पूरे देश दुनिया में, यहाँ की ख्याति जाएगी, यहाँ की अच्छी चीजें जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मिस्टर शाह आलम सर। सत्य कहा इन्होंने, प्राकृतिक संसाधनों का धनी हमारा चंबल क्षेत्र और विभिन्न विभूतियों से धनी हमारा ये जिला। तो आज आवश्यकता है इन्हीं इस प्राकृतिक संसाधनों को पहचानने की और इन्हें लेकर आगे बढ़ने की, इनको ग्लोबल स्तर पर ले जाने की, तभी हम लोकल फॉर ग्लोबल की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। और आज आवश्यकता है इसी प्रकार की उत्साही व कर्मठ कार्यकर्ताओं की, जो इस क्षेत्र में आकर आगे आकर इस क्षेत्र में लोकल अपने क्षेत्रीय संसाधनों को पहचाने, क्षेत्रीय विभूतियों को पहचाने और उन्हें एक अलग व्यायाम, एक अलग ख्याति विश्व पटल पर स्थापित करें उनके लिए। इसी प्रकार की कर्मशील और योग्य कार्यकर्ताओं की आज सभी को आवश्यकता है। तो मैं सभी से कहूंगी कि करतब ध्वनि के साथ में इनका क्या करें, धन्यवाद करें कि बहुत अच्छी चीजों से हमें यहाँ से परिचित कराया इन्होंने। आगे हमारे इस सभागार में हमारे अन्य अतिथि भी आ चुके हैं, डॉक्टर राजीव राय। राजीव राज, यस, डॉक्टर राजीव राज। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रख्यात कवि इटावा, जिनको हम कल सुन चुके हैं, मुझे यहाँ तक याद है, प्रेम रस के कवि, और मैंने बहुत ही गंभीरता पूर्वक इनकी रचनाओं को सुना कल और अत्यंत हर्ष का अनुभव हुआ। मैंने अभी रिसेंटली इटावा को ज्वाइन किया, मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हुआ कि इस तरीके की विभूतियाँ भी हमें यहाँ इस सभागार में सुनने को मिल रही हैं। सर थैंक यू। कल के आपके काव्य ने मुझे बहुत प्रेरित किया, धन्यवाद सर। अब मैं इसी श्रृंखला में हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर रमाकांत रॉय जी से अनुरोध करूंगी कि वो डॉक्टर राजीव राय जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डॉक्टर विनीत कुमार, सभी स्वागत करें तालियों के साथ। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स और ऑडियंस। मेरा नाम डॉक्टर विनीत कुमार है, मैं जूनियर रेजिडेंट हूँ सैफरी यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन। तो अब मेरा यहाँ आने का उद्देश्य थोड़ा अनक्लियर था शुरू में, फिर बाद में होगा कि नहीं, काफ़ी लोगों को ज़रूरत है जानने की, छोटी छोटी चीज़ें नहीं जानते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक मरीज से मैं बात कर रहा था, उसके डिटेल में बाद में बताऊँगा फिर। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। उससे हमने लोगों को सलाह दी। अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जानते होंगे आप लोग, हमारा डेली ओपीडी 2,500 से 3,000 की ओपीडी होती है हमारी डेली, जिसमें बहुत से मरीज हमारे मध्य प्रदेश से भी आते हैं। और इसमें जब हम लोग ये देखते हैं, सैफई सीएससी ये भी हमारी ही है, और इटावा में हमारा चलता है चाइल्ड हॉस्पिटल, जो सर के डिग्री कॉलेज के पास है। तो हम लोग ये देखते हैं कि पहले हमें लगा था कि ग्रामीण क्षेत्र है सैफई, यहाँ डायबिटीज हाइपरटेंशन के लोग कम होंगे, गाँव के लोग हैं, मेहनत करते हैं, काम करते रहते हैं, नहीं होता होगा। लेकिन अब हम लोग देखते हैं हर 3 में से दूसरा मरीज हाइपरटेंशन का निकल आता है, हर तीसरा मरीज डायबिटीज का आता है,
और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें ये बीमारी हो सकती है या उन्हें बीमारी होगी कभी, लेकिन जांच में पता चलता है। फिर क्या होता है कि हम दवाएं देते हैं, मरीज जाता है, खाता है, उसे परेशानी थोड़ी बहुत होती है, फिर वो छोड़ देता है। अगली बार फिर हमारे पास आता है, फिर हम लोग काफी कुछ समझाते हैं। तो डायबिटीज का प्रेवलेंस, डायबिटीज के बारे में थोड़ा पहले बता दूं। डायबिटीज मधुमेह आप सभी लोग जानते हैं। पूरे विश्व में 10 साल में क्या हुआ कि पहले 4.5% लोग थे इनके मरीज, अब क्या हो गया 8.5% हो गया, सीधे दुगुना हो गया है केस। भारत में क्या सीधे कि भारत में लगभग 6.5 करोड़ मधुमेह के मरीज हैं। पोषण है, हमारी लगभग 10% आबादी डायबिटीज से ग्रसित होगी कुछ समय में। अब डायबिटीज को एक नाम दिया जाता है आइसबर्ग डिजीज। आइसबर्ग, आपने वो देखा है, टाइटैनिक फिल्म देखी है जिसमें टाइटैनिक टकराया था किससे? वो बर्फ जो तैरती रहती थी, क्या कहते हैं उसे हिंदी में? हिमखंड। हाँ, हिमखंड, थैंक यू सर। हिमखंड जो तैरता रहता था, उसकी खासियत क्या होती है कि जब आप उसे देखोगे वो पानी के ऊपर तो बहुत छोटा दिखाई देगा, लेकिन पानी के नीचे बहुत बड़ा हिस्सा रहता है उसका। तो डायबिटीज हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ब्लड प्रेशर, इनके साथ भी यही है। इनको आइसबर्ग डिजीज इसीलिए कहा जाता है कि जो आप ऊपर से देखते हो वो बहुत छोटा हिस्सा रहता है। इसके बहुत सारे मरीज हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनको डायबिटीज है, उनको हाइपरटेंशन है। तो इसलिए इस विषय को जानना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप 1990 की बात देखें तो 1990 में 2/3 मरीज की जो मौत होती थी वो इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं, संक्रामक बीमारियां होती हैं, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, ऐसी बीमारियों से होती थी। लेकिन 30 साल के बाद क्या हो गया कि अब 2/3 मरीज जो मौत होती है वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो एक दूसरे में फैल नहीं सकती, उनको नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं। इसकी वजह से मौतें हो रही हैं। इसके कई कारण है, वो बाद में जानेंगे। तो इसलिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब डायबिटीज में क्या होता है, आता होगा टी में, आप भी जानते होंगे, ब्लड में शुगर बहुत बढ़ जाता है। 3 तरह के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और एक मीडियम होता है। टाइप 1 यंग एज में होता है, टाइप 2 क्या होता है कि मिडिल एज में होता है, 30 साल के बाद अक्सर आता है। जीडीएम होता है, प्रेग्नेंट फीमेल होती है, उनमें सबसे पहले डायग्नोस होता है। ये तो ऐसे सामान्य ज्ञान की बातें सबको पता होगा। दूसरा, लक्षण क्या होते हैं, मोटे मोटे लक्षण जान लीजिए, जो हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ये सबको याद रहता है हम लोगों में। लेकिन सीधा समझ लीजिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा टॉयलेट आ रहा है, बार बार पेशाब बहुत ज़्यादा आ रही है, और वजन घट रहा है, हमेशा कमजोरी बनी रहती है, तो उस पर है सब, उसको हो सकता है मधुमेह हो सकता है, उसको जाना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए। और किनको ज़्यादा खतरा है, अगर आपके माता पिता में किसी को रहा है डायबिटीज या फिर दोनों लोग को रहा है, तो आप में ज़्यादा खतरा है कि आपको भी डायबिटीज हो सकता है। अगर आप मोटे हैं तो आप में ज़्यादा खतरा हो सकता है। अगर आपके खाने की हैबिट ठीक नहीं है तो आपको हो सकता है। और अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ज़्यादा काम नहीं करना चाहते, पड़े रहते हैं बेड पे, बेड से सारा काम हो जा रहा है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। अब हो गया है इस समय ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का काम होता है, मेहनत, शरीर से मेहनत करने वाली चीज़ें कम हो गई हैं। थोड़ी सी दूरी भी जानी होती है तो हम लोग मोटरसाइकिल उठाते हैं, थोड़ा सा हो जाना है तो गाड़ी उठा लेते हैं, पैदल नहीं चलते अब, तो ज़्यादा बढ़ गई है डायबिटीज जैसी चीज़ें। तो आप लक्षण जान गए, किनको हो सकता है वो जान गए। अब स्क्रीन कैसे करते हैं, इसमें एक हमारा प्रोग्राम चलता है, हमारे कॉलेज में प्रॉपर फंक्शन है, MPCTCS चलता है। इसमें आशा जाती है गांव-गांव, जितने 30 साल से ऊपर के लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है, उनमें स्क्रीन किया जाता है किनको किनको हो सकता है, तो उनकी जांचें कराई जाती हैं। जो लोग निकलते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन वाले, उनको रेफर किया जाता है। अब इस डायबिटीज से बचाव कैसे करना है, बचाव के 2-3 तरीके हैं। देखिए, बचाव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सुधार सकते हो, क्या नहीं सुधार सकते हो। तो ऐसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सारी जो बीमारियां हैं, इनके 2 बड़े वो किया गया है, वर्गीकरण किया गया है खतरों का। एक है नॉन मॉडिफाइबल, जिसको आप नहीं सुधार सकते, डायबिटीज के लिए जरूरी है। एक, अगर आपके पेरेंट्स को रहा है, आपके माता पिता को रहा है, तो आप इसको नहीं सुधार सकते, उनको था तो उनको था, आप बदल नहीं सकते। दूसरा है उम्र, टाइप 2 डायबिटीज, आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो वैसे उसका खतरा बढ़ता जाता है, आप इसको भी नहीं बदल सकते, उम्र बढ़ेगी, उसको आप घटा नहीं सकते। फिर दूसरा, आपकी
आपकी एथनिसिटी एक कहते हैं, एथनिसिटी जैसे अफ्रीकन काले लोग होते हैं, अमेरिकन गोरे लोग होते हैं, उसको सर हिंदी में क्या कहते हैं? नस्ल या श्वेत या हाँ, तो वो चीज़ जो होती है गोरे लोगों में ज़्यादा होती है, काले लोगों में कम होती है, उससे भी हम बदल नहीं सकते, तो इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बाकी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है जिसको हम बदल सकते हैं, उसमें क्या हमारी ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और ईटिंग हैबिट है, इसको हम बदल सकते हैं। बाकी भी चीज़ें कुछ ड्रग्स होती हैं उनको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ओबेसिटी सबसे पहले, इसके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ, हमारे भारत में, हमारे उत्तर प्रदेश में भी यही माना जाता है कि जो मोटा है वो स्वस्थ है। तो ये चीज़ गलत होती है, मोटा हमेशा स्वस्थ नहीं होता है, मोटा आदमी ज़्यादा बीमारियाँ बुलाता है अपनी तरफ, तो ये जानने की जरूरत होती है। इसके लिए हम लोग का क्या है कि एशिया पैसिफिक एक BMI इंडेक्स है, वो आपको जानना चाहिए। BMI कैसे निकालते हैं आप गूगल कर सकते हैं, आराम से सीख जाओगे। अपना वजन, उसको डिवाइड करते हैं हाइट इन मीटर स्क्वायर, फिर जो वैल्यू आती है, एक चार्ट दे रखा है, गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। 18 से 23, 23 से 25, 25 से 30, ये रेंज रहती है, उसमें आप अपना देख सकते हो कितना आ रहा है। अगर BMI आपका 25 से ज़्यादा जा रहा है तो फिर समझ जाओ कि आप ज़्यादा खतरे में हो, इसको घटाने की कोशिश करते हो। फिर घटाने के लिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो WHO ने प्रॉपर एक्सरसाइज को भी डिफाइन किया गया है। जैसे एक्सरसाइज, अगर हम लोग गाँव जाते हैं, कहते हैं एक्सरसाइज करो थोड़ा, उनका ये कहना होता है कि हम तो ऐसे इतना चलते हैं दिन में, हमें एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। तो एक्सरसाइज वो होती है ऐसी एक्टिविटी जो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ रहा है, आपको पसीना है, ऐसी एक्टिविटी। अब इसमें क्या है, कई क्लासिफिकेशन है, माइल्ड है, मॉडरेट है और विगरस एक्सरसाइज है। तो आपको क्या करना है, जो 5 साल से 17 साल तक के बच्चे हैं, इनके लिए कौन सी एक्सरसाइज चाहिए होती है कि अगर वो 1 घंटा खेलते हैं अपने उम्र के बच्चों के साथ, 1 घंटा खेलते हैं, उनमें उछल कूद भी होती है, दौड़ते भी हैं, 1 घंटा खेलते हैं तो उनके लिए ये पर्याप्त है। दूसरा ग्रुप हमारा आता है जो है 18 से 64 साल का। 18 से 64 साल के लिए ये है कि हफ्ते में 150 मिनट उनको मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है। मॉडरेट एक्सरसाइज में क्या होता है कि 16 किलोमीटर से कम साइकिल चलाना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टहलना और हल्के फुल्के व्यायाम। जो इतना करेगा 150 मिनट हफ्ते भर में, इसको माना जाएगा कि मॉडरेट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से क्या होता है, आपकी शरीर भी स्वस्थ होती है, जो मेंटल डिसऑर्डर है वो भी कम होते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन का भी खतरा कम होता है। 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज, या तो 75 मिनट है आपका विगरस एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, 16 किलोमीटर ज़्यादा अगर साइकिल चलाते हैं, उछल कूद करते हैं, दौड़ते हैं वो भी किस रफ्तार से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर आप दौड़ते हैं तो ये आपकी विगरस एक्सरसाइज होती है। ये अगर कोई 75 मिनट करता है तो ये पर्याप्त है। बाकी जो तीसरा ग्रुप आता है हमारा 64 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोग, इनके लिए क्या है, इनके लिए 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज है जिसमें टहलना है। ब्रिस्क वॉकिंग आप लोग सुनते होंगे हमेशा डॉक्टर से, जल्दी टहलना होता है, वही 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टहलना होता है। या तो साइकिल चलानी है, या तो क्या कर सकते हैं कि मसल स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने देखा होगा बाबा राम लोग करते हैं, लेट के पैर उठाना है, पीछे की तरफ पैर उठाना है, ये मसल स्ट्रेचनिंग एक्सरसाइज होती है, ये कर सकते हैं बुजुर्ग लोग। और जिसकी जैसी जितनी क्षमता हो, ज़्यादा बुजुर्ग को दौड़ा भी नहीं सकते, जितना क्षमता हो जाए, इससे वेट कंट्रोल रहेगा। बाकी दूसरा फैक्टर है डाइट का। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ में क्या होता है कि दवाइयाँ इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो और अच्छा खाते नहीं हो, संतुलित आहार, तो दवाइयाँ किसी काम की नहीं होती हैं। तो अब आहार में आपको क्या लेना है, सबसे आसान तरीका है, गूगल पे बहुत कुछ मिल जाएगा, नेट पे बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन उनका CDC की गाइडलाइन है, सबसे आसान तरीका है। जो हम लोग जिस प्लेट में खाते हैं नॉर्मली वो 9 इंच की होती है, उस 9 इंच की प्लेट को आधा आधा बांट देना है काल्पनिक रूप से। जो आधा हिस्सा है उसमें आप सलाद भर लीजिए, मूली हो गया, गाजर हो गया और वो हो गया पत्ता गोभी हो गया, ऐसे रेगुलर आप सलाद भर लीजिए। जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसको आधा आधा करिए, आधे में आप ऐसा खाना भरिए जिसमें हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन जैसे अंडे हो गए, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, ऐसे आप चीज़ रखिए जिससे प्रोटीन मिले, और बचे हुए आधे में आप रोटी, चावल, ये सब चीज़ें रखें जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इस तरह से अगर आप खाते हैं तो ये आपका संतुलित आहार रहेगा। साथ में पानी ले सकते हैं जिसमें कोई कैलोरी ना हो, कोई एक्स्ट्रा चीनी न डाली हो, कुछ नहीं पड़ा ऐसा, तो ये संतुलित आहार हो जाता है। एक आसान तरीका है, एक प्लेट उसको 3 भाग में बांटा, एक पहले आधा आधा किया, फिर आधा आधा किया, ये होता है।
तो इस तरह से आप आराम से डायबिटीज से बच सकते हैं। बाकी इसके बाद डॉक्टर से मिलना होता है, रेगुलर दवाइयाँ खानी होती हैं। इसमें क्या होता है, हमारे शरीर की भी क्षमता होती है कि ये अपने माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है, अडॉप्ट कर लेती है। अगर आप ज़्यादा धूप वाले क्षेत्र में रहते हैं तब भी एडजस्ट कर लेती है, ठंडी में रहते हैं तब भी एडजस्ट कर लेती है। तो जब शरीर का शुगर बढ़ता है धीरे धीरे तो शरीर एडजस्ट कर लेती है, उसको ज़्यादा पता नहीं चलता है। पता तब चलता है जब बहुत ज़्यादा लक्षण आने लगते हैं, हाथ पैर में झुंझुनी होने लग गई, बहुत ज़्यादा यूरिन आने लग गया, या तो कहीं चोट लग गई जो ठीक नहीं हो रही है, अक्सर पैरों में लग जाती है। तब हमें पता चलता है कि लगता है कुछ हो गया है, तब जांचें कराते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब दवाइयाँ चालू होती हैं तो वो ब्लड शुगर को लो कर देती हैं। जब वो शुगर लो होता है तब मरीज को लगता है कि नहीं कुछ नुकसान हो रहा है दवाइयों से। ये हमें बहुत से मरीजों ने बताया कि उन्हें लगता है नहीं कुछ नुकसान हो रहा है तो वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है। हम लोग लगभग हर मरीज को समझाते हैं। जो 2 दिन पहले हमारी जो मरीज मिली थी उनका भी उन्होंने दिखाया था बड़े अस्पताल में, कानपुर में बड़े अस्पताल में दिखाया, दवाइयाँ भी ठीक ठाक थी। उन्होंने 1-2 दिन खाया फिर उन्हें लगा कि नहीं ये नुकसान कर रही है, उन्होंने बंद कर दिया। बंद कर दिया तो और प्रॉब्लम होने लग गई। तो ये सबको समझना होता है कि वो नुकसान नहीं कर रही होती। शुरू में थोड़ा लगता है ऐसा, फिर 1-8 महीने बाद ये लक्षण चले जाते हैं। तो यही करना होता है, आपको अच्छी एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना खाना है, और अगर डायबिटीज है तो दवाइयाँ भी टाइम पे लेनी है। तो इस तरह से बच सकते हैं। ओके, और कोई क्वेश्चन? आप कोविड वाला कुछ केस बताने वाले थे कि थोड़ा और विस्तार से उसको बताइए कि कैसे आपको चैलेंजेस मिले इटावा में लोगों के विशेष। इटावा में कोविड जो दूसरी वेव थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। दूसरी वेव में हम लोगों ने फेस किया कि हम लोग की ड्यूटी रेगुलर लगती थी तो इतनी खतरनाक थी कि हर मरीज को ऑक्सीजन चलती थी, हाई लो पे इतना फ्लो चलता था, सबको ऑक्सीजन की प्रेशर लो हो जाता था। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। कोविड के साथ एक सीन था, जैसे इतना ज़्यादा आप हेल्थ केयर वर्कर को नहीं लगा सकते। आपके यहाँ 200 मरीज हैं, आप सबको नहीं दे सकते डॉक्टर, सबके यहाँ नर्स नहीं बैठा सकते, आपको अपने प्रोफेशनल को भी सुरक्षित रखना होता था। तो हम लोग के साथ एक समय ये आया कि एक बाबा उठे पानी लेने के लिए और वो गिर गए। हम लोग दौड़ के उनको उठाए, तब तक पीछे उठी यंग एज की लड़की थी, उठी वो टॉयलेट जाने, वो भी गिर गई। दौड़ के हम 3 लोग थे, एक जाके उनको भी उठाए और दोनों को लैप्स कर गए, दोनों की डेथ हो गई। तो इतना खतरनाक था ये सेकेंड में, बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि उसमें अटेंडेंट को नहीं रख सकते साथ में। छोटे मोटे काम के लिए मरीज को खुद पर निर्भर होना पड़ता था, अटेंडेंट को नहीं रख सकते क्योंकि वो भी बीमार हो जाएगा। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। बाकी छोटी मोटी ज़्यादा मैं यहाँ बता भी नहीं सकता, वो सरकारी जरूरत है। थैंक यू। धन्यवाद सर। सत्य कहा सर ने कि यहाँ हम एक तरफ तकनीकी विकास की बात करते हैं, वहीं एक तकनीकी विकास का नकारात्मक पहलू भी हमारे सामने आता है, वो है मानव संसाधन का ह्रास। और जहाँ तक मुझे लगता है सर, ये डायबिटीज के केसेस जो प्रेजेंटली इतना उसका स्टेटस बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स। और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स मीन्स तकनीकी पर इतनी ज़्यादा निर्भरता कि हम अपने हाथ पैरों से काम करने के बजाय मशीनों से काम करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसका जो डायबिटीज़ का मुख्य कारण बन गई है आज। तो ये तकनीकी विकास का एक नकारात्मक पहलू हमारे सामने आया है। अभी तक जितने भी सत्र यहाँ पर हुए सभी में यहाँ लिटरेचर सस्टेनेबिलिटी की बात कही गई, नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबिलिटी की बात कही गई, लेकिन डॉक्टर साहब के द्वारा हमारे सामने ह्यूमन रिसोर्स सस्टेनेबिलिटी की बात कही गई, जो वास्तव में सराहनीय है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सर। आगे इसी कार्यक्रम के क्रम में मैं अपने ही महाविद्यालय के समाजशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वो यहाँ आए और अपना शोध पत्र हमारे सामने प्रस्तुत करें। विद्या के मंदिर में हम सब बैठे हुए हैं। मैं अपनी शुरुआत माँ शारदे की प्रार्थना के साथ करना चाहता हूँ। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शोभ्र वस्त्रावृता, या वीणांबर दंड मंडित करः, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंख
शिवैः सदा वन्दितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। बहुत बहुत नमन माँ शारदे को। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में बहुत बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा सर, जिनसे मैं बहुत पिछले कई वर्षों से संपर्क में हूँ और मुझे खुशी है कि आज ऐसी महान विभूति को अपने बीच में पाकर मुझे बहुत आनंद का अनुभूति हो रही है। आप प्राचार्य हैं और हमारे बीच में बहुत ही शानदार आपने विश्लेषण किया और एक व्यवहारिक और धरातल पर किया हुआ रिसर्च वर्क शाह आलम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत सारे पहलुओं से हम भी अनभिज्ञ थे, वो आपने बात बताई। और हमारे बीच में कवि और प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राजीव राज जी हैं। कल मैंने आपको सुना तो निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे लोग जो है वो सृजन की बात करते हैं, विध्वंस की बात नहीं करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मानवता को जोड़ने की बात करते हैं आप। डॉक्टर विनीत कुमार जी ने एक बहुत ही विविध पहलू को छुआ। मुझे आपने जो आजकल बीमारी चल रही है उसके ऊपर, मैं भी चूंकि डायबिटिक हूँ तो मुझे लगा कि आपकी जो दी गई जानकारियाँ हैं वो मेरे लिए भी लाभप्रद होंगी। एक्चुअली क्या होता है, ज्ञान सबको मालूम होता है बट धारणा उसकी जो होती है वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। तो ऐसी शक्ति हम सबको मिलती है कि वो जो ज्ञान यहाँ मिल रहा है उसको हम जीवन में धारण करें, तभी तो इस संगोष्ठी की जो संकल्पना है वो सफल साबित होगी। कल विशेष रूप से साहित्य पर चर्चा हुई और साहित्य के पक्ष को छुआ गया और जो शाम को कवि गोष्ठी हुई उसमें जरूर सभी कवियों ने थोड़ा थोड़ा हर पहलू को छूने का प्रयास किया है। और अभी तक एक पक्ष अछूता रहा है कि जो इटावा है उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के कुछ विशेष पहलू को अपने बहुत चंद समय में मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत शोध पत्र अगर लंबा यहाँ वाचन करने लग जाऊं तो मेरी समझ से फिर वो लंबी लंबी बातें जो हैं वो उनका कोई आनंद नहीं रह जाएगा। कुछ खास विशेषताओं को, जैसे क्योंकि इटावा पर जब रिसर्च हुआ या ये सेमिनार के बारे में जब बात हुई तो मैंने भी जानने और समझने का प्रयास किया। उससे पहले वास्तव में गहराई से जानने की मैं भी बहुत सारे बिंदुओं को नहीं जानता था। इटावा जो बताया गया पांचाल प्रदेश का अंग रहा है और उसमें महाभारत काल की बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो बकेवर से हो, चाहे वो चक्कर नगर से हो, चाहे वो कुदरकोट से हो जहाँ आपकी पोस्टिंग रही है। कुदरकोट भी बहुत प्रसिद्ध जगह रही है। और या फिर वर्तमान हम राजनीतिक पटल पर अगर देखें तो अपना एक खास स्थान रखता है। जैसा कि शाह आलम साहब ने बताया कि बदनाम बहुत किया जाता रहा है इटावा, क्योंकि मैं भी जब भी बाहर रहा तो लोग इटावा को पहले नहीं जानते थे। इटावा को जानने और समझने का जो मौका मिला है, वास्तव में मुझे लग रहा है कि मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्री काल में जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो नहीं तो लोग कहते थे एटा। कई बार मैं बाहर रहा हूँ एयरफोर्स में, लोग कहते थे एटा को तो जानते, इटावा और एटा में एक ही चीज, उन दोनों को एक ही बताने का वो प्रयास किया करते थे। मैंने कहा नहीं, इटावा अलग है। और तब ये इटावा जनपद ही हुआ करता था और मैं भी इसी जनपद का अभी भी अंग हूँ। ये बात अलग है कि इसका नामकरण औरैया हो गया, लेकिन हाई स्कूल इंटर की मार्कशीटों में बाकायदा हमारे इटावा लिखा हुआ है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि आज इटावा के ऊपर जो है परिचर्चा हो रही है। अब अपनी कुछ खास बातों को बताने का प्रयास करूंगा जो समाज से जुड़ी हुई बातें, सामाजिक संरचनाओं से जुड़ी हुई बातें। अभी राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम में एक दिन ग्राम लोहल्ला में जाना हुआ। हमारे प्राचार्य जी भी वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर जो महिलाएं आमंत्रित की गई वो अधिकांश महिलाएं जो थी वहाँ की पर्दा किए हुई थी, घूंघट में बैठी थी। और जब उसे इस बारे में कहा भी गया
उसके बावजूद भी वो तैयार नहीं हुई कि अपने घूंघट को हटा लें। तो इस पर एक विचार करने की जरूरत है। बाद में कोशिश बहुत जारी रही तो 2 लोग लास्ट में फिर भी रह गए। कितनी गहराई से कुछ प्रथाएं हमारे मन मस्तिष्क में डाल दी जाती हैं कि हम उनका अगर विरोध करें तो लगता है कि हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। इसी मानसिकता ने महिलाओं को 2 दर्जे का उनके साथ में भेदभाव बहुत किया है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने जब पेश करूंगा तो आपको स्वतः लगेगा कि ये इटावा के जो आत्मसम्मान और गौरव की बात में उसमें एक छोटा सा धब्बा तो है ही। जब हम साक्षरता की बात करते हैं, हमारा एक स्टूडेंट है बिसौली में मेरी पोस्टिंग नहीं, फोन करके कहता है गुरुजी आप तो बड़े अच्छे जनपद से आते हैं, साक्षरता में आपके जिले का नाम टॉप में आता है। ये वास्तव में फक्र की बात है कि इटावा और औरैया जनपद जो है टॉप 5 में शामिल हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की बात करें साक्षरता में, तो गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा कहते हैं, बहुत बड़ा शहर है, बहुत अच्छी चीजें हैं वहां पर, साक्षरता में नंबर 1। लेकिन जब हम महिला लिंगानुपात की बात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं, तो जो पूरी लिस्ट निकल के आती है उसमें सबसे नीचे नोएडा आता है, सबसे नीचे। कहां ऊपर से नंबर 1, कहां नीचे से नंबर 1। और लगभग यही स्थिति हमारे जनपद इटावा की है। और मैं आंकड़े आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सेक्स रेशियो की बात करें तो भारत में 2011 की जनगणना भी 21 की हुई नहीं है, क्योंकि कोविड काल से काफी चीजें पटरी पर नहीं आ पाई हैं। भारत में ये 940 है सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों पर। देखिए आंकड़ा आपको अंतर बहुत कम लगता होगा, लेकिन ये 60 का आंकड़ा जब करोड़ों में बैठता है, करोड़ों की जनसंख्या में, तो इतना बड़ा प्रभाव डालता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध और खास तौर से लैंगिक अपराध, यौन अपराध, इसी सेक्स रेशियो ने और बढ़ोतरी करने का काम किया। बहुत सारे लोग अविवाहित रह जाते, कुंवारे रह जाते। कहाँ शादी होगी बताइए? 1000 और 1000 का मामला होना चाहिए, वहां पे 940, 60 लोग रह गए। फिर क्या करते हैं वो लोग? हमारे फतेहपुर साइड चले जाते हैं, बिहार चले जाते हैं। और ऐसे लोग कौन होते हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाती, जो पढ़ाई लिखाई में, या जो एक आम समस्या आज समाज में व्याप्त है, नशाखोरी की बहुत बड़ी समस्या व्याप्त है। साक्षरता में भले ही आगे हैं, लेकिन शराब में मुझे लग रहा है कहीं पीछे नहीं है, नंबर 1 के आसपास रहना चाहिए। शराब पीने में बहुत आगे है, गाँव के लोग खासतौर। नशाखोरी की बहुत बड़ी समस्या है, और इस पर जब मैं जाता हूँ तो ये गांव के गांव एकदम। और आजकल देखिए आप, बहुत सारी मौतें भी शराब के नाम पे होती हैं। और शराब को तो महात्मा गांधी ने ये कहा था कि अगर मुझे एक दिन का तानाशाह बना दिया जाए तो मैं सबसे पहले शराब जो है शराबबंदी लागू करूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि कोविड काल में तो सब चीज बंद हो गई, लेकिन शराब की दुकानें बंद नहीं हुई। ये आज का हमारा जो राजनीतिक परिदृश्य है, उनकी क्या सोच है, उन्हें पैसा चाहिए और किस तरीके से आता है साधन, और साधन में उन्हें कैसा भी हमारा साधन हो, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ हो तो कहां से आता है, इस तरीके। तो ये भी एक सोचने की बात है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 912 का लिंगानुपात है, वहीं इटावा जनपद में 870। आप समझिए औसत से कितने हम नीचे हैं, 870। संख्या हो गई लगभग 130 कम। 21 करोड़ की आबादी तो तब रही थी, अब तो मुझे लग रहा है ये लगभग 30 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश होगा अगर इसकी जनगणना करा ली जाए। अब हम सेक्स रेशियो पर और बात करते हैं। बड़े शानदार आंकड़े आपको उपलब्ध कराऊंगा। जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, जहां पर 1024, 1000 से ऊपर का आंकड़ा रहा है, और वो पढ़ाई में लगभग उतना अच्छा नहीं रहा है जितना कि औरैया और इटावा रहा है साक्षरता में। तो क्या कुछ ऐसा है कहीं ना कहीं सामाजिक संरचनाओं का, कि महिलाओं को कितनी इज्जत दी जाती है, उनके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, लड़कियों की स्थिति कैसी है,
ये भी एक बिंदु जो है इसमें समाहित है। और एक चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात जो 0 से 6 साल तक का है, ये आंकड़ा वहां भी गिरा हुआ है और बहुत जबरदस्त गिरा हुआ है। 918 है, 919 और 925 जो जहां पर आंकड़ा 1000 से ऊपर है वहां पर ये संख्या 925 तक आ जाती है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, और उत्तर प्रदेश में खास उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 902 है और इटावा जनपद में तो और ही कम है 875। तो इस तरीके से जो लिंग अनुपात है वो बहुत कम है। समाज के लोग जो यहाँ पर बहुत विद्वान साथी हमारे बैठे हैं, विद्वान लोग बैठे हुए, मैं आपके सामने एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठाता हूँ कि जरा सोचिए कि वास्तव में अगर हम साक्षरता में बढ़ गए तो फिर ये क्या बात रही कि सेक्स रेशियो आखिर क्यों जो है वो बराबर पे नहीं आ रहा है, या कम से कम औसत से तो ऊपर हमें उठना चाहिए। अब देखिए एक चीज और मैं अपने बहुत थोड़े समय में अपनी बात को कहूंगा। मैंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आधिकारिक आंकड़े लिए हैं और उन आधिकारिक आंकड़ों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। महिलाओं के विरुद्ध तरह तरह के अपराध होते हैं। उन महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में अपने इटावा जनपद की क्या स्थिति है? जैसा कि आपने कहा था कि इटावा को बदनाम बहुत किया जाता रहा है, तो ये तथ्य और आंकड़े आपको वास्तव में आज रूबरू कराएंगे कि इटावा की सन 2020 के जो आंकड़े अभी 2021 के जारी नहीं हुए हैं, 2020 के आंकड़े में आपके समक्ष रखना चाहूंगा। डाउरी डेथ्स, दहेज से जुड़ी हत्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो पूरे जनपद जो है उन 75 जनपद में जो टॉप के 10 जनपद हैं उनमें आगरा, बहराइच, शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, बुलंदशहर, बरेली, खीरी, अलीगढ़, बांदा और कानपुर ये जनपद शामिल हैं। तो मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा तो सुकून मिला हुआ। इटावा नहीं है इसमें, और इटावा की पोजीशन इसमें 39वीं पोजीशन है। वहां पर मात्र 28 जो है डाउरी डेथ्स रिकॉर्ड की गई है और टोटल अगर प्रदेश की बात करें तो 2274 और अगर परसेंटेज की बात करें तो मात्र 1.23% डाउरी डेथ्स उत्तर प्रदेश में इटावा जनपद में रिकॉर्ड की गई। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव सेक्शन 498 घरेलू हिंसा के मामले जो जुड़े हुए हैं उसमें भी आप देखिए जो टॉप जनपद हैं वो बड़े शहर हैं, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, बुलंदशहर, बरेली, वाराणसी, मुरादाबाद, मथुरा और सीतापुर। इसमें भी कहीं इटावा नहीं है और इटावा की पोजीशन और नीचे चली गई है, 48 पोजीशन पर है और मात्र 87 घटनाएं ऑफिशियली रिकॉर्ड की गई हैं जो टोटल का 0.60% है, 1% भी नहीं। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन ऑफ वुमेन, ये जो आंकड़ा है इसमें भी कहीं टॉप 10 में इटावा नहीं है और इसमें मात्र जो कुल घटनाएं 9109 प्रदेश में घटित हुई है उनमें मात्र 67 यानी कि ये रेशियो रहा 0.73%, एक से भी कम है। तो यहाँ भी हमें बहुत सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि कम से कम इस क्राइम ग्राफ में तो जो है वो हम नीचे हैं। रेप सेक्शन 376, इसकी अगर बात करें तो टोटल घटनाएं 2769 रिकॉर्ड की गई है और रिकॉर्ड है ये, और इसमें मात्र इटावा में 10 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं जो कि 0.36% है, एक से भी कम। Assault on women with intent to outrage her modesty under section 344 IPC के तहत ये भी घटनाएं जो हैं इसमें भी कहीं टॉप 10 में इटावा नहीं है। 9864 आंकड़ों में मात्र 0.51। ये आंकड़े बिल्कुल आधिकारिक है, कहीं हेरा फेरी वाले आंकड़े नहीं है कि नहीं आप इटावा के हैं तो इटावा के आंकड़े को कम करके बताया जा रहा है। आप इसे वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। एक मजेदार बात मुझे ये लगती है, पता नहीं आंकड़ा सही है, मुझे भी कभी कभी प्रश्नवाचक चिन्ह नजर आता है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत 1961 का जो है लगभग 3031 घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं, उनमें से एक भी घटना इटावा जनपद में घटित नहीं हुई है। इसके लिए आप ताली बजा सकते हैं, कब से आधिकारिक रूप से नहीं। ऐसे तो घटनाएं ऑफ द रिकॉर्ड बहुत होती हैं, हम सब जानते हैं, आंकड़ा उससे बहुत कम है, बट यहाँ बात ऑफिशियली ही की जानी चाहिए मेरी समझ से। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एक्ट
इसमें जो गर्ल चाइल्ड विक्टिम्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो टोटल घटनाएं 6716, इसमें भी परसेंटेज की बात करें तो 1 से कम यानी कि 0.79% घटनाएं मात्र इटावा में घटित हुई। और हम लास्ट में कंक्लूड करते हैं, टोटल आप लोग अगर जोड़ने का प्रयास करते हैं तो 49,385 घटनाएं सन 2020 में रिकॉर्ड की गई है। महिलाओं के विरुद्ध की बात हो रही है, मैं सारे अपराधों को इसमें नहीं मैंने साबित किया अपनी स्टडी में। तो 49,385 जो केस रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें से मात्र 296 केसेस जो है इटावा में पाए गए हैं, जो टोटल का 0.59% है। तो ये लगभग मुख्य रूप से मैंने अपराध जो है जो घटित हुए हैं महिलाओं के विरुद्ध उनका आंकड़ों का एक सकारात्मक पहलू, एक हमें कम से कम थोड़ा सा एक छोटी सी आशा, जो प्रोग्राम चलता था मैं कभी टीवी पर आया करता था, वो नलिनी सिंह साहब प्रेजेंट किया करती थी, एक छोटी सी आशा। तो मुझे लग रहा है ये उम्मीद है, और बिना उम्मीद के जो है, उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज है। मुझे लग रहा है हम सबके सामूहिक प्रयासों से जो भी छोटी छोटी कुप्रथाएं हैं, कल एक हमारे बीच में तिलक डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी के डॉक्टर प्रेम प्रकाश राजपूत जी, वो भी कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब बताया कि हमने कहा आप किस पे बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी यही लैंगिकता के बारे में और इसे मैंने कहा बिल्कुल यही, मैंने भी आंकड़े लगभग इन्हीं पे मेहनत की है। तो उन्होंने बताया यहाँ लड़कियों को जो है खासतौर से चंबल के पार और बेहट के पार कैसे भ्रूण हत्या या कैसे लड़कियों को मारा जाता है। तो उन्होंने कुछ तंबाकू के बारे में बात बताई कि तंबाकू दे दी जाती है। अगर आप में से कोई जानता हो तो मुझे बताने या सभागार को बताने का मैं आपसे वो करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि बताएं हम लोगों को ये क्या होती है प्रथा, मुझे इसके बारे में समझना है। तंबाकू प्रथा क्या है, जिससे भी महिलाओं को, और कई जगह जो होता है लड़कियों को गर्भ में नहीं मारा जाता है बल्कि उसके बाद मार दिया जाता है, इसलिए आंकड़े और डिफर हो जाते हैं। उनके साथ में भेदभाव, इलाज नहीं करवाना, खाने पीने को नहीं देना, ऐसे छोड़ दीजिए। लड़कियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता वो तो प्रकृति ने बहुत अच्छी दी है, नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत ये आंकड़े और भयावह स्थिति होती है हमारे बीच में। तो मैं अपनी बात को बस यहीं विराम देता हूं, और मैं जरूर आपके बीच में ये कुछ प्रश्न छोड़ के जाता हूं, कुछ अच्छे और कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ के जाता हूं कि आखिर हम कैसे अपने समाज का निर्माण करें कि जिस पर हम अपना काला ऊपर कर सकें। थैंक यू। जय हिंद। डॉक्टर अनुपम सिंह जी एक वास्तविक शोध पत्र हमारे सामने प्रस्तुत किया उन्होंने, और इस संगोष्ठी में अब तक अनछुए रहे कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिनको अभी तक छुआ ही नहीं गया, किडनैपिंग, सेक्स रेशियो, डाउरी डेथ, रेप, एजुकेशन, आपराधिक मुद्दे, जो कि वास्तव में इस तरह की संगोष्ठियों में हम लोग धरातल स्तर पर आंकड़ों के माध्यम से वास्तविक स्थितियों को सामने रखते हैं, और आशा करते हैं कि हमारे प्रशासन के द्वारा इन आंकड़ों की, इन शोध पत्रों की सहायता से एक कुशल नीतियों का निर्माण किया जाएगा। वही हमारे संगोष्ठी की प्रासंगिकता होती है। उसको आयोजन कराने का उद्देश्य हमारा तभी सफल हो पाता है जब हमारे पास ऐसी आंकड़े, ऐसे शोध पत्र आए जो हमें आगे नीति निर्धारण करने में सहायता प्रदान करें। रिसर्च, शोध, इन कार्यों का वास्तव में यही उद्देश्य है। तो डॉक्टर अनुपम सिंह जी ने दैनिक आंकड़े, सेकेंडरी डाटा के द्वारा इन मुद्दों को छूने का प्रयास किया, और मैं आशा करती हूँ कि इस मंच के माध्यम से ये आंकड़े आगे जाएंगे और निश्चय ही हमारे जिले के प्रशासन को यह सोचने पे मजबूर करेंगे कि आगे इस पर कहाँ कार्य करने की आवश्यकता है कि हम अपने जिले को नए आयाम तक पहुंचा सकें। कार्यक्रम के आगे की श्रृंखला में मैं डॉक्टर राजीव राय सर, जिनको हम कल सुन चुके हैं, आज कुछ और नया सुनने की आशा में हम उनको यहाँ आमंत्रित करते हैं कि डायस पर आए और यहाँ
इस डायस की शोभा बढ़ाएं। डॉक्टर विदुषी संचारिका महोदया ने 2 बार मुझे राय कहा तो थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि अगर किसी के आमंत्रण पर इस तरह से हम उत्सुमय हो जाएं तो आमंत्रण सार्थक हो जाता है और उपस्थिति सार्थक हो जाती है। राय साहब ने बुलाया है और मैं राय हो गया, तो अब तो कोई 2 राय नहीं कि हम अलग अलग हैं, एक राय। इस बहुत ही अनूठे और बहुत अच्छे कार्यक्रम में मुझ अकिंचन को बुलाया जाना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि आमतौर पर हम लोग कविता के मंचों पर आते हैं कविता के लिए। इस तरह की गोष्ठियों में, संगोष्ठियों में, चर्चा परिचर्चा में जो शोध पत्र आते हैं, जो जानकारियां आती हैं, वो हमारी कविताओं के इनपुट्स हैं। हमारी कविता के लिए जो विषय हों, जो जानकारियां हों, वो मुझे अगर ऐसे बिना पढ़े, क्योंकि 10 किताबें पढ़ेंगे पलटेंगे तब कहीं कुछ काम ना मिले, और यहाँ आप लोगों ने वही काम किया हुआ है कि पूरे दही को मथ के मक्खन हमको दे दिया, तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। हालांकि जब मैं आया तो शाह आलम भाई बोल रहे थे, उनके काम को तो जितने बार नमन किया जाए उतना कम है। कबीर हमने किताबों में पढ़े, लेकिन यकीन मानिए अपनी धुन में जिस तरह से शाह आलम भाई लगे, कभी ऐसे ही कबीर लगा करते होंगे, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। तो एक पर्सनालिटी किस तरह से अपने काम को अंजाम देती है, एक पूरे समर्पण के साथ, वो अगर देखना हो तो शाह आलम भाई एक अच्छा उदाहरण। मंच पर मौजूद हमारे, तालियों की हमें आदत है कविता में, आप बजाते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे मालूम है तो मंच पे नहीं, इसलिए तालियों के लिए कहूँगा नहीं, लेकिन अगर अच्छा सा कुछ हो जाए किसी के लिए तो अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। मंच पर मौजूद डॉक्टर साहब जिन्होंने कुछ ऐसी बीमारियों से संबंधित बातें बताई जो हमारे लिए चौंकने की बात थी। मुझे नहीं लगता कि गांव में तनाव की क्या जरूरत है, हाइपरटेंशन के मरीज अगर गांव में मिल रहे हैं तो ये मेरे लिए भी चौंकने की बात है। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमने किस दौर में प्रवेश कर लिया, दुनिया कैसे कैसे आगे बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या है जिसने ग्रामीण परिवेश में तनाव पैदा कर दिया, लोगों के जहन तक तनाव पहुंचा दिया। तो उत्तर तो सबके पास है। ये जो यंत्र है ये बहुत बड़ा कारक है। देश दुनिया का जो तनाव हुआ करता था, जिससे मुक्त रहते थे ग्रामीण लोग, उन्मुक्त जीवन जिया करते थे, अब वो भी उससे अछूते नहीं। बहुत सारे कारण हैं, रोजमर्रा के जीवन में भागम भाग होना, व्यवसायिकता का प्रवेश हो जाना, महत्वाकांक्षाओं का बहुत प्रबल हो जाना, प्रतिद्वंदिता प्रतिस्पर्धा जीवन के हर क्षेत्र में आ जाना तनाव का कारण होता है। तो बहुत सारे कारणों में ये मोबाइल भी एक बड़ा कारण है। तो डॉक्टर साहब की कई अच्छी बातें मैंने यहाँ सुनी समझी, साथ ले जाऊंगा और जरूरत पड़ेगी तो कभी डिस्टर्ब भी करूँगा। और इस सभागार में प्राचार्य महोदय बैठे हुए हैं, कल उन्होंने कविताएं भी सुनी थी। राय साहब ने बड़े मन से बुलाया है। इस मंच पर हमारे बहुत अजीज मित्र डॉक्टर शैलेंद्र जी, प्राचार्य चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय कमला मौजूद हैं। उनकी उपस्थिति किसी भी कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करती है। मित्र हैं, ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि मैंने कहा ना कि हम लोग ज्ञान पिपासु लोग कहीं से मिले और सुबह से शाम तक जीवन के तमाम जो क्रियाकलाप हैं उनमें से अगर कोई पल, 2 पल, 4 पल डॉक्टर शैलेंद्र जी जैसे व्यक्ति के साथ मिलते हैं तो वो प्यास नहीं होती है,
प्यास बुझती है ज्ञान। आपके अनुभव, आप जब नए नए यहाँ आए थे तो मैं आपको एक दार्शनिक के तौर पर देखता था। आपसे कभी ओशो पर चर्चा करिए, आपको आनंद अलग आएगा। हालांकि इन दिनों ओशो इनसे बहुत दूर हो गए ओशो कोसों दूर है, क्योंकि जिस पद पर पहुंच गए हैं वहां ओशो नहीं रह सकते, कोई एक ही रहेगा। बहरहाल मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप जिस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का दम है कि वहां पहुंचे, उस काम को बखूबी अंजाम देंगे, ये हम सबकी शुभकामनाएं हैं। और इटावा को एक प्रशासनिक रूप से भी कुछ ऐसा देकर जाएंगे जो बाद में उदाहरण बनेगा, क्योंकि एकेडमिक लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है। जो लोग इस तरह का सोचते हैं, डॉक्टर सैलन जी जैसे, डॉक्टर राय जैसे, ऐसे लोग अगर मुख्य धारा में आते हैं तो समाज का भला होता है। बहरहाल मैं विषय पर आने की कोशिश करता हूँ। इटावा में कोई कार्यक्रम और हिंदी विषय से संदर्भित कार्यक्रम और नीरज जी को दूर रख दिया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे बड़ी खुशी तब हुई जब मुझे ये कहा गया कि आपको नीरज जी पर, तो जैसे एक साध पूरी हुई। हम हर पल नीरज में रहते हैं और फिर नीरज के विषय में सोचने के लिए कुछ अलग मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इटावा को अगर समझना हो, विषय जो विषय में दिया गया था, महाकवि गोपाल दास नीरज की जन्मस्थली इटावा, तो मुझे लगता है कि ये एक वाक्य में दो एक दूसरे में गुंथे हुए ऐसे विषय हैं। अगर आपको इटावा समझ में आ जाएगा तो नीरज को समझने की जरूरत ही नहीं है वैसे। और अगर नीरज जी को आपने ढंग से समझ लिया तो फिर इटावा पर कोई और शोध करने की जरूरत नहीं है। नीरज जी और इटावा आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे खुशबू और हवा, एक दूसरे में बिल्कुल समाहित, एक दूसरे में मिले हुए, एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं। तो उस विषय पर मैं जो कुछ भी कह पाऊंगा कोशिश करूंगा कि आपके इस विचार संगोष्ठी में, नीरज जी ने 93 वर्ष का जीवन जिया है और ऐसा जीवन जिया है कि लोगों के नजीर में, तो बहुत कुछ नया कहने को तो उनके विषय में क्या होगा, लेकिन इस अवसर पर उनके विषय में बोल दिया जाए ये भी एक बड़ी बात है। मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि धरा के दीप से भी हार जाता है कभी दिनकर, सुमन सौरभ पवन के प्राण को पुलकित बनाता है, और विधाता साधना से, प्रार्थना से, त्याग से पुलकित युगों के बाद धरती को महामानव दिलाता है। तो नीरज जी जैसे लोग मानव नहीं, महामानव। नीरज जी के विषय में मैं केवल इतना कहूंगा कि नीरज जी का विषय जो व्यक्तित्व है और कृतित्व है, इटावा की सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक सौहार्द के रंग जैसे प्रेम के कैनवास पर उकेर दिए। नीरज जी को समझना है तो बस इतना समझना। हिंदी कविता के मंचों ने दशकों वो दौर जिया है जिसमें कवि सम्मेलन नीरज जी के बिना अधूरे माने। बिरले लोग होते हैं जो साहित्य साधना या किसी भी साधना के सुपथ पर चलते चलते मशहूरियत, मकबूलियत और महबूबियत तीनों मकाम को हासिल कर लेते हैं। ये तीन सीढ़ियां, कोई जब किसी एक क्षेत्र में ईमानदारी से काम करता है तो जाहिर है शुरुआत में विरोध होता है, लेकिन बाद में वो मशहूर हो जाता है। तमाम लोग आपके आसपास ऐसे होंगे जिनको उसके क्षेत्र में काम करने के लिए लोकप्रियता हासिल हो, तो वो पहली सीढ़ी है जो बताती है कि आप किसी भी दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, मशहूर होते हैं। उसके बाद अगर आप उसी लगन से, उसी गति से काम करते रहते हैं तो एक दौर आता है जब आप मकबूल होने लगते हैं। शुरुआत में जो लोग विरोध कर रहे होते हैं वो भी आपके साथ आते हैं और आपके पीछे खड़े होते हैं, आपकी स्वीकार्यता बढ़ती है, आप मकबूल होने लगते हैं। लेकिन इन दोनों सीढ़ियों के ऊपर एक ऐसी सीढ़ी है जो कभी कभी किसी को मिलती है,
ये दोनों तो आपको प्राय मिल जाए। मशहूर तो बहुत होते हैं लोग, फिर स्वीकार्य भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन कोई महबूब हो जाए ये बहुत अनिवार्य है, बहुत ही दुर्लभ है। नीरज जी की महबूबियत जो थी वो मैं अगर बताना चाहूँ आपको तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हम लोग जब 10th 12th में पढ़ते थे, जब कविता की थोड़ी बहुत समझ आ गई थी, ये कहिए कि कविता को सुनने का मन होने लगा था, उस समय इटावा में 2 ही कवि सम्मेलन हुआ, एक इटावा नुमाइश का और एक जन्माष्टमी। लोग पूरे साल इंतजार करते थे उन कवि सम्मेलन, और मुझे अच्छी तरह याद है कि नीरज जी के नाम पर, उनकी दीवानगी से जुड़े हुए, उनकी दीवानगी के चलते उन्हें सुनने के लिए लोग 100-150 किलोमीटर तक की कठिन यात्राएं तय करके आए, क्योंकि तब साधन बहुत अच्छे नहीं थे। मैं सुंदर सिंह इंटर कॉलेज रामगढ़ के हॉस्टल में पढ़ा करता था, और शनिवार के दिन प्रायः कवि सम्मेलन होता था, तो शनिवार की छुट्टी की जाती थी, और उस समय जब मैं स्टेशन पर होता था इटावा आने के लिए, तो आप ये सोचिए कि आज ये सुनना भी लग रहा है कि क्या ये संभव है, मतलब किसी व्यक्ति को, किसी कवि को सुनने के लिए ऐसी भीड़ हो गई। आप सोचिए कि हमारे कंपार्टमेंट में अगर 100 लोग चढ़े हुए हैं तो उसमें से ऐसा लगता है जैसे 50 लोग केवल कवि सम्मेलन सुनने आए। तमाम शिक्षक, तमाम बुद्धिजीवी लोग, वकील लोग, बाहर से, और अपने अपने गाँव के वो लोग जिन्हें आप सरपंच कह सकते हो, जिनका पढ़ने लिखने से कोई वास्ता है, ऐसे लोग, मतलब एक हुजूम आता था नीरज जी को सुनने, और पूरी रात उनका इंतजार करते थे उनके क्रम का। तो ऐसी शख्सियत पर बोलना है जो न केवल मशहूर हुए, न केवल मकबूल हुए, महबूब हुए। ये तो बहुत कॉमन सा है कविता के क्षेत्र में। लोग कहते हैं कि नीरज जी की दीवानगी का आलम ये था कि लड़कियां अपने दुपट्टे बिछा दिया करती थी। तो आप सोचिए किसी कवि के बारे में इस तरह की बातें कही जाती है, ये उनकी महबूबियत का एक छोटा सा नमूना है। नीरज जी ने ये जो ओहदा था, लोगों के दिलों पर कब्जा था, ये जो बादशाहत थी, वो उम्र के बहुत शुरुआती दिनों में ही हासिल कर ली थी, और तब हासिल कर ली थी जब प्रचार प्रसार के इतने माध्यम नहीं, इतने साधन नहीं, मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था, टीवी नहीं थी, तो टीवी पे केवल दूरदर्शन में बहुत सारे, कभी कभी कोई कवि सम्मेलन आया करता था रात में 11 बजे, लेकिन ऐसे नहीं। सोचिए कि तब नीरज जी कितने मशहूर थे। बहरहाल इटावा की माटी और आबो हवा ने जिस दिव्य मानव की सर्जना की, वो नीरज ही थे। नीरज के रोम रोम में भी इटावा तो रमा ही था। इटावा के साहित्यिक व सांस्कृतिक परिवेश की जीती जागती तस्वीर और सच्ची परिभाषा है। गोपालदास नीरज केवल एक रचनाकार का नाम भर नहीं, वे गीत की अद्भुत शैली, अद्वितीय प्रस्तुति और दार्शनिक दृष्टि का पावन संत है। प्यार की बेकली से लेकर आध्यात्मिक अनुभूतियों के मर्म स्पर्शी चित्रण तक, वैचारिक क्रांति की विशिष्टता से लेकर सामाजिक विद्रूपताओं पर प्रहार करने के अनोखे अंदाज तक नीरज जी की लेखनी की अदा देखते ही बनती है। नितांत वैयक्तिक वेदना से छलकती आंखों से जहां एक ओर वे पाल के लिए हुए कहार देखते थे, तो वहीं दूसरी ओर युग बोध और दूरदर्शी चिंतन के चलते वे सोचते कि अगर तीसरा युद्ध हुआ तो क्या होगा। जहां एक ओर उनकी लेखनी प्रेम की मादकता का शाश्वत स्वरूप साकार करती हुई, दो गुलाब के फूल छू गए जब से होठ अपावन मेरे, दो गुलाब के फूल छू गए जब से होठ अपावन मेरे, ऐसी गंध बसी है मन में सारा जग मधुमन जैसे गीत रचती। तो वहीं दूसरी ओर इटावा के सामाजिक ताने बाने से जुड़े नीरज जी की कलम समरसता और सौहार्द की पैरोकारी करते हुए लिखती थी कि दो हुए तो क्या मगर हम एक ही घर की सहन है, दो हुए तो क्या हम एक ही घर की सहन है, एक ही लौके दिए हैं, एक ही दिन की किरण है, श्लोक के संग आयतें पढ़ती हमारी तख्तियां हैं, और होली ईद आपस में अभिन्न सहेज है। ये नीरज की कलम कहती है। महाकवि नीरज की जन्मभूमि इटावा के विषय में कभी राजस्थान विश्वविद्यालय के रीडर रहे डॉक्टर
यशोमतीनाथ उपाध्याय ने लिखा कि जिस तरह इस देश में पग पग पर प्रयाग है, ऊंची स्मृतियों के स्मारक है, वैसे ही इटावा का जन जन कवि। कल डॉक्टर चतुर्वेदी जी ने अपने संचालन में ये बात कही, मुझे याद है। अनपढ़े अधपढ़े और अति पढ़े, अनपढ़े अधपढ़े और अति पढ़े सभी प्रकार के लोगों में कविता और कवि सम्मेलनों के प्रति बहुत ज्यादा रुचि। ये इटावा का स्वभाव है। इटावा में साहित्य इस तरह से रचा बसा है। तभी तो हिंदी कविता के आरंभ काल से ही कविता संसार में इटावा का उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व रहा है। महाकवि गंग, देव, शिशु, वल्लभ, श्रीनारायण चतुर्वेदी जी, शिवदत्त चतुर्वेदी जी के बाद लगभग 7 दशकों तक इटावा कविता के ध्वजवाहक निर्विवाद रूप से नीरज जी रहे। वो चाहे मुंबई में रहने लगे हो, फिल्म यूनिवर्सिटी में चले गए हो, बहुत सारे फिल्मी गीत लिखे हो, चाहे वो अलीगढ़ में हिंदी विभाग के व्याख्याता रहे, चाहे दिल्ली में रहे हो, चाहे कानपुर में रहे हो, इन शहरों से उनका बड़ा जुड़ाव रहा। लेकिन उनकी पहचान इटावा से, वो कहीं भी जाते थे तो नीरज नीचे इटावा ही लिखा कि हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। जब नीरज जी की लोकप्रियता की खुशबू आसमान की बुलंदियां छूने लगी, तब भी उन्होंने अपनी जड़ें, अपनी माटी, अपने इटावा से खुद को जोड़े रखा। नीरज जी के अतिरिक्त इटावा कविता को समय समय पर प्रहलाद यदुवंशी जी, जिन्होंने, ये बात मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि अगर हम नीरज के चश्मे से इटावा को देखना चाहते हैं या इटावा के चश्मे से नीरज तक अपनी दृष्टि पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नीरज जी के समय, नीरज जी से पहले और नीरज जी के बाद यहाँ किस तरह का साहित्य रचा है। कल बड़ी अच्छी बात डॉक्टर चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि ओज के लोगों का यह काम है कि व्यवस्था पर प्रहार करें, जन पीड़ा को आक्रोश का स्वर दें, क्योंकि जब सरकार के एजेंडे को गाने लगता है कवि, तो फिर उसकी ओजस्विता पर संदेह स्वाभाविक। ये जो आक्रोश है वो जनता की तरफ से होना चाहिए। आप बहुत अच्छा करें। हमारे कई मित्र कहते हैं कि आप ऐसा बोलते हो, जबकि आपको ये कहना चाहिए कि अगर अच्छा है तो कवि अच्छा भी तो बोलेगा। अगर किसी सरकार ने, किसी व्यवस्था ने कुछ अच्छा किया है तो कवि का ये धर्म है कि वो अच्छे को अच्छा कहे। मैं यहाँ पर एक कुतर्क ही सही, लेकिन ये बात कहता हूँ कि अच्छे को अच्छा कहने के लिए उनके पास तमाम स्रोत हैं, तमाम लोग हैं, उनकी अपनी व्यवस्थाएं हैं जो उनके काम कर रही हैं, लेकिन विसंगतियों पर प्रहार करने के लिए लोग नहीं। तब ये धर्म, तब ये नैतिकता केवल और केवल कवि और पत्रकारों के जिम्मे आती है। तो पत्रकारों को फिलहाल छोड़ दिया जाए, वो एक अलग विषय हो जाएगा। हम लोग अगर माँ वाणी के सपूत हैं, सच्चे साधक हैं, तो ये नैतिकता हमें अभी बना के रखनी है। नीरज जी ने ये सिखाया। वो किसी भी दौर में रहे, किसी भी तरह की कविताएं कही, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ओज की बात नहीं की, जन आक्रोश की बात नहीं की, लेकिन मूल गुणधर्म उनकी कविता का जो प्राण तत्व रहता था वो मोहब्बत, प्रेम, प्यार था। और यही इटावा का सच्चा गुणधर्म। इटावावासी होने के नाते हम सब के मन में ये बात आती है कि हम उसको बरकरार रखें। तो चाहे प्रहलाद यदुवंशी जी हों, जिन्होंने कहा था कि धरती तो बट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा, हम तो वैसे बिछड़ेंगे तो मधुर मिलन का क्या होगा, ऐसे गीत लिखे प्रहलाद यदुवंशी जी। चाहे वाल्मीकि ऋषिश्वर तो यहाँ एक बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने सुबह कूल पर कटी धार में बहते बहते दोपहरी, डूबा हुआ गले तक में इस अंधियारी शाम में। लाखन सिंह भदौरिया, स्वामी स्वरूप पाठक जी, नैन सिंह रमन जी कभी कहते हैं कि बुलंदी अपना सारा वजन दबी बुनियादों से तो पूछ, हंसी अंदाजों के आधार जरा बर्बादों से तो पूछ। ये नैन सिंह रमन जी इस समय वो भी 90 के दशक में चल रहे हैं। स्वस्थ रहें, हमारी यही कामना है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह, उजागर सिंह, मधुर, गिरिजा किशोर त्रिपाठी, मयंक, बाबूराम दुबे, प्रेम, शिवचरण अवस्थी, पंगू, हरिश्चंद्र गुप्त जी, बिहारी लाल रजनीश जी, श्याम नीरज जी,
नीरज जी के भतीजे थे, श्याम नीरज जी, कम लोग जानते हैं। मैं उनकी एक पंक्ति यहाँ पढ़ता हूँ कि प्राण दीपक आंचल की ओट में लिए चलो, प्राण दीपक आंचल की ओट में लिए चलो, ताकि जिंदगी की शाम से निवार हो सके। तो नीरज जी के परिवार में और कोई दूसरा भी शख्स था, ये जानने की बात है, अच्छा लगेगा आपको जानने। ओम प्रकाश दीक्षित जी, जिनका जिक्र कल कुछ भाई साहब ने किया था, जितना दर्द दिया था तुमने उतना हंसकर बांट दिया है, थोड़ा और दर्द दे देते तो शायद मैं कवि बन जाता, ये जीवन कविता हो जाता। ऐसे ओम प्रकाश दीक्षित जी यहाँ रहे, प्रेम बाबू प्रेम जी, जो लोक गीतों के आप ये कह सकते हैं कि बादशाह हैं इन दिनों, उम्र उनकी भी 75 के आसपास है। मैं उनकी एक पंक्ति पढ़ता हूँ कि पंछी सूख गई डगैया, उड़ के सहारा कहीं ढूंढ। तो नीरज जी की माटी में कविता के बीज कितने हैं, कविता के पल्लव कितने हैं, कविता के वृक्ष कितने हुए, ये अपने आप में अलग शोध का विषय है। लेकिन बात जो देखने की है वो ये है कि इटावा की कविता ने कभी भी अपने आप को मोहब्बत से, सामरिक सद्भाव से दूर नहीं रखा। तो आने वाली पीढ़ी को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर लोग कहें कि हम उस इटावा से हैं जिस इटावा में नीरज जी हुए, तो हमें उनकी इस विरासत को संभालना होगा, उनके इस प्रेम के संदेश को अपनी कविता का विषय बनाना होगा। वर्तमान समय में इटावा की वाचिक परंपरा में कमलेश जी हैं, गौरव चौहान हैं, कुमार मनोज हैं, अशोक जी हैं, महेश मंगल जी हैं, अनिल दीक्षित जी हैं, रोहित चौधरी हैं, अवनीश हैं, अब मैं अपना नाम तो क्या, हरिओम सिंह विमल जी हैं, रौनक इटावी हैं, यासीन भाई कल आपने सुना, रियाज इटावी हैं, वैभव यादव हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इटावा की माटी में सृजनात्मक मेधा न कभी कम थी और न कभी कम होगी। नीरज के साहित्यिक उत्तराधिकारियों और मानस पुत्रों को ये ध्यान में रखना होगा कि हिंदी कविता के मंचों से मानवता को बचाने की कस्में दिलाने वाले नीरज जी के गीतों की झंकार पूरी हिंदी संसार को प्रेम का संदेश दिया करती है। शायद इसीलिए रामधारी सिंह दिनकर जैसे बड़े कवि ने नीरज जी को हिंदी वीणा कहा। मैं नीरज जी की 4 पंक्तियों के साथ ही अपने इस वक्तव्य को समाप्त करूंगा। ज्ञान तो बस बुद्धि का खिलवाड़ है, ध्यान जब तब ढोंग का दरबार है, मंदिरों से व्यर्थ ही मारो न सिर, आदमी का धर्म केवल प्यार है, आदमी का धर्म केवल प्यार, आदमी का धर्म केवल प्यार। सर्वप्रथम त्रुटि सुधार क्षमा याचना डॉक्टर राजीव राज। आज उन्होंने इटावा की महान विभूति महाकवि गोपाल दास नीरज जी की महबूबियत छवि से हमें अवगत कराया। साथ ही साथ इस मंच पर अनेक महाविभूतियों का नाम लेकर हमें गौरवान्वित किया, इस मंच की शोभा बढ़ाई में यादगार हमारे लिए किया कि ये ऐसी विभूतियां हैं जो हमारे जिले को गौरवान्वित करती हैं। क्योंकि समय का ध्यान रखना है, हमारे यहाँ कुछ अतिथि हैं जिनको उनके बिजी शेड्यूल होने के कारण जाना है। शाह आलम की और डॉक्टर विनीत कुमार जी वो यहाँ से जाने के लिए है, तो मैं उनके सम्मान के लिए अपने प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ आए और उनको अंग वस्त्र और मोमेंटो दे करके उनका सम्मान करें। बंदगी है वो बंदगी जो गहरे रहमो हरम नहीं, मेरा एक बार तुझे देखना, मेरा एक बार तुझे देखना, बाखुदा नमाज से कम नहीं। सम्मानित मंच पर उपस्थित मेरे राजों के हमराज राजीव राज, जिन्होंने मैं जब से इटावा में आया एक अलग सा संबंध, एक मित्र के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में उनका स्नेह मुझे हमेशा प्राप्त हुआ। मंच पर ही बैठे अपनी धुन में मस्त, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, शाह आलम जी इस महाविद्यालय को उत्तरोत्तर ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले मेरे परम मित्र प्राचार्य
श्री डॉक्टर श्यामपाल जी, जिनके मधुर वाणी बहुत सुनने को जब मिलती है तो मैं बहुत हर्षित होता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम की आयोजना के पीछे सचिव मेरे परम मित्र डॉक्टर रमाकांत राय जी, इस महाविद्यालय के हमारे समस्त मित्र, मुझे नहीं पता था अनुपम जी यहाँ पर भी आने वाले हैं। हम लोगों की पहचान बहुत पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई और हम लोग लगातार जुड़े रहे। आज इस परिवार के बीच में आकर मुझे निसंदेह बहुत अच्छा लग रहा है। अजय दुबे जी बैठे हैं, श्यामदेव जी बैठे हैं, सभी मैडम बैठी हैं, सारी लोग। और इटावा के विमर्श के संबंध में अगर बात हो और राजकीय महाविद्यालय में इतने मूर्धन विद्वानों के बीच आकर अपनी बात कहनी हो तो लगता है कि सारी बातें तो आप लोग कह ही चुके होंगे, मेरे कहने के लिए बचा क्या होगा। लेकिन फिर भी मैं आपका अभिनंदन करूं इसलिए कि आप इतने सुंदर आयोजन में यहाँ पर आए हैं। मैं आपका स्वागत इसलिए भी करूं, जिस प्रकार से आप लगातार 2 दिनों से तकनीकी सत्रों को सुन और समझ रहे हैं। इटावा के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पहचान के विषय में उल्लेखित किए जाने वाले समस्त कथनों पर इतना ध्यान देकर उसे सुन रहे हैं। मैं निश्चित ही आयोजकों को साधुवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्राचार्य जी का, जिन्होंने मुझे सहृदयता पूर्वक मुझे यहाँ पर बुलाया और जितना स्नेह उनसे मुझे प्राप्त होता है मैं उसका ऋणी हूँ। बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं हमारी डॉली मैम। उनके शब्द संयोजन का मैं साक्षी हूँ और जिस प्रकार से उन्होंने सफल संचालन कर रही हैं, मैं उन्हें साधुवाद प्रेषित करता हूँ। जी बहुत बधाई। इटावा की जहां तक बात करूं तो जो आवा और ईंटों का आवा से इसका तादाद में बिठाया जाता है उसके पीछे थोड़ा सा जाना चाहूंगा। फायान जब आता है और एलो शब्द का वो उल्लेख करता है जिसका सामने एरवा से बिठाया जाता है और वो ये कहता है इसके पास में अटावी है, अटावी के पास में आवा और आवी छोटी भट्टी को कह ले सकते हैं, आवा एक बड़ा भट्टा हो सकता है। ईंटों का जब सबसे पहले प्रचलन कहीं शुरू हुआ होगा हड़प्पा सभ्यता के बाद, उनमें से एक भूमि रही होगी इटावा। ईंटों के को हटाकर आज शायद किसी भी इमारत की या बड़ी इमारतों की परिकल्पना मुश्किल से की जा सकती होगी। पत्थरों पर, भारी बड़े बड़े पत्थरों के आधार पर हमने बिल्डिंग्स बनाई थी, लेकिन एक छोटी सी ईंट हमने पकाकर इतनी मजबूत बना ली वो मिट्टी कि सैकड़ों साल, हजारों साल की इमारतें चल रही हैं। अगर मंदिर की बात करें तो घाटमपुर का ईंटों का मंदिर सबसे पहले निश्चित ही बनाया गया होगा, लेकिन वो ईंट भी इटावा से गई हुई ईंट रही होगी। ये एक सिनॉप्सिस हो सकती है। जहां प्रतापगढ़ से ले जाकर पत्थर अफगानिस्तान में लगाया गया होगा और जब अशोक अपा सिर में बहु कयाने दया दाने सचे सोचवे माधवे साधवे चा की बात करते हैं और पत्थरों पर लिखवाते हैं, उकेरते हैं, तो वो पत्थर इतनी दूर ले जाना कितना दुरूह रहा होगा, लेकिन इन छोटे छोटे ईंटों को बना देना कितना बड़ा आविष्कार रहा होगा। जहां एक तरफ मेसोपोटामिया में पकाना नहीं जानते थे, वो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल करते थे और 1921 तक जब तक दयाराम साहनी ने
हड़प्पा सभ्यता में ये खोज नहीं लिया था कि पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल भारत ने 2500 ईसा पूर्व तो करना शुरू ही कर दिया था। तो ऐसे में और बीच में ये तकनीक शायद खो गई रही होगी, और ऐसे में इटावा के द्वारा इस बात को पुनः आविष्कृत करना अपने आप में अनुपम उदाहरण है। थोड़ा आगे बढ़े। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से होते हुए सभ्यताओं के दौर में इटावा का नाम है आदिकालीन सभ्यताओं के दौर में, और ताम्रपाषाण कैल्कोलिथिक पीरियड में सैफई में बहुत सारे औजार मिले हैं जिनको एचडी सांकलिया ने उस पर काफी शोध पत्र प्रकाशित करते हुए इटावा के जो इंपॉर्टेंस है उसको उजागर किया है। इटावा की प्राचीनता कम से कम अगर ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के हिसाब से मान लें तो 6000 ईसा पूर्व तक तो जाती ही। यानी इटावा की सभ्यता और संस्कृति कितने हजार साल पहले शुरू हुई। यूरोप में मुझे याद है कि 1456 तक एक किताब मुझे पढ़ने को मिली जिसमें यह था कि वो लोग ना तो बनाना जानते थे ठीक से, ना खाना बनाना जानते थे, किसी तरीके से काम चलाते थे। उस समय भी भारत में उसके 6000 ईसा पूर्व पहले हमने इटावा जैसी जगह पर संस्कृति की खोज कर ली थी, सभ्यता की खोज कर ली थी, और सब नागरिकों की तरह से हमने रहना शुरू कर दिया था। थोड़ा सा और आगे बढ़ा। सैंधवकालीन सभ्यता के अवशेष तो मिलते ही हैं जहां एक और, वहीं संस्कृत के अभिलेख इटावा में पाए गए हैं जिसमें हमारी सभ्यता संस्कृति की जो विरासत है और जो बौद्धिकता की पराकाष्ठा है वो इटावा में देखने को मिलती। चूंकि ज्यादा विस्तार में नहीं जा सकता हूं, बहुत समय हो गया है, तो वह संक्षेप में आपको ये कहना चाहता हूं। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, पढ़ाने का सौभाग्य मिलता है कक्षाओं में सर, तो वहां पे मैं बताने का प्रयास शुरू में किया करता था कि कैसे हिंदुस्तान नाम पड़ा, सिंधु नदी को हिंदू कहा जाने लगा, सा का उच्चारण हा करते थे। कानपुर में ये मैं जब बात पढ़ता तो ज्यादा समझ में नहीं आई कि भाई सा को क्यों हा करेंगे, लेकिन जब मैं इटावा में आया तब मुझे पता चला या को जा कहा जाता है। यमुना जमुना, योगेंद्र जोगेंद्र, जू का तत्व, तो जो जा है या का उच्चारण इटावा में जा किया जाता। तो बिल्कुल स्पष्टता के साथ में स्टूडेंट्स को समझा सका, विद्यार्थियों को समझा सका कि भाई हम लोग या का उच्चारण जा करते कि नहीं, यहां को जहां बोलते हैं कि नहीं, जू बोलते हैं कि नहीं, यमुना को जमुना बोलते हैं। तो बड़ा सरल हो गया इटावा में आकर कि निश्चित रूप से जो पहले सा का उच्चारण हा में कन्वर्ट हो गया होगा तो हो गया होगा। उस पे फिर बाद में काफी सारी इस तरीके के सिनॉप्सिस तैयार की मैंने, और उसमें शोध का विषय है वो उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो इटावा में आकर ये पता चला कि सांस्कृतिक संबंधों की, न केवल सांस्कृतिक संबंध वरन राजनीतिक रूप से इटावा एक जंक्शन था। अगर दक्षिण से कोई आ रहा है तो इटावा होकर आएगा, दिल्ली से आ रहा है इटावा होकर जाएगा। कन्नौज जो तत्कालीन समय में बहुत बड़ा नगर था, और वो उसका वहां तक पहुंचने के लिए इटावा होकर आना पड़ेगा। बड़ा कारण नहीं है कि टिक्सी टेम्पल मराठा शैली में बना है। मैं डेकोरेटिव पैटर्न्स फ्री मॉन्यूमेंट्स के इस समय में अध्ययन कर रहा हूं, तो उसमें मैं पा रहा हूं कि कितने तरह की शैलियां, बेसर हो, नागर हो, द्रविड़ हो, सारा इटावा में मिलता है। एक जगह पर इतने तरह का आर्किटेक्चर शायद कहीं देखने को मिलता। जामा मस्जिद जौनपुर की शर्की अटाला मस्जिद की कॉपी आप मान सकते हैं।
इरबिल में जो दरवाजे हैं जिसको संरक्षित किया गया है एएसआई के द्वारा, अपने आप में यूनिक है, उसका डिजाइन यूनिक है। न केवल इतना, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आसई अपने बगल में है। आसई में एक बार खुदाई छोटी हुई होगी और उसमें कई सारे मिट्टी जमने की वजह से जब वो खुदाई की गई तो ऐसी ऐसी मूर्तियां निकल रही हैं जो गुप्त काल में यूनिक मूर्तियां हैं, कहीं नहीं मिलती। मैं खुद देखकर आया और वहां पर शेषनाग पर शयन करती हुई विष्णु जी की प्रतिमा अपने आप में अनुपम उदाहरण है, अनुपम कलाकृति। मूंज की चक्र नगरी, ये चक्र नगर, मतलब अपने हृदय में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किसी भी पक्ष का एक बहुत बड़ा केंद्र इटावा रहा। न केवल इतना, चतुर्दिक वाहिनी यमुना का उदाहरण शायद ही कहीं मिलता हो कि उल्टी यमुना बहती, पूरी प्रदक्षिणा करती और उल्टी यमुना बहकर फिर सीधी होकर घाटों का चक्कर वो मंदिरों का चक्कर लगाकर और वापस लौटती है। यमुना, चंबल, क्वारी, केन, यमुना मिलकर इतना विहंगम दृश्य उत्पन्न करते हैं जिसका कोई कल्पना करना मुश्किल है। मतलब इतनी बड़ी बातें अगर बताई जाएं और वो इटावा में, तो शायद मतलब हम लोगों से इतना विस्मृत हो गया है। और इसकी सार्थकता और उपादेयता इस ऐसे सेमिनार्स की ये है, ऐसी संगोष्ठियों की है कि हम ये सब बातें जान सकें, समझ सकें और अपने पुरातन इतिहास को देखते हुए क्या अच्छा और किया जा सकता है उस तरफ दृष्टिपात करते हुए हम आगे बढ़ सकें। बहुत कम समय लेते हुए मैं आपको एक दो बातें और कहना चाहूंगा। बड़े क्रांतिकारी छक्की लाल जी की डायरी मुझे जीर्ण शीर्ण हालत में पढ़ने को मिली। अभी मैं अपने मित्र शाह आलम जी से बात कर रहा था उस विषय में। अंग्रेजों को भारत से भगाने में अगर देखा जाए, और मैं रोमांचित हूं इस बात को कहते हुए, इटावा का अनुपम योगदान। मैं गया आर्काइव्स में गया सर, और वहां पर मैंने जो युग के साइन किए हुए फांसी पर लटकाने के ऑर्डर्स देखे, उनके फोटोज लेकर आया। मैं दंग रह गया कि इटावा की धरती में, इटावा के पानी में पता नहीं क्या बात है कि व्यक्ति अपने उद्देश्यों को लेकर जुट जाता है और पूरी तरह से उस पर अमल करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। कर्नल स्लीमैन, जो कि ठगी प्रथा का अंत करने वाले बताए जाते हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा। अभी शाह आलम जी बात कर रहे थे, गेंदालाल दीक्षित जी, उनकी कहानी मैंने पढ़ी। लाहौर षड्यंत्र जिसके नाम से हम पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ाते हैं, वो इटावा से शुरू होता है। रेशमी रुमाल षड्यंत्र इटावा से शुरू होता है। काकोरी कांड के पीछे इटावा का हाथ है। हद हो गई इटावा, मतलब जहां देखिए वहां इटावा। इटावा के लोग दो दो मुख्यमंत्री दे देते हैं आज के जमाने में, एक ही गांव से, एक ही परिवार से। हॉकी प्लेयर से दे देते हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स बड़े प्लेयर से दे देते हैं, बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान दे देते हैं, कवि दे देते हैं। महर्षि धौमस की परंपरा से प्रारंभ होकर राजीव राज तक आते हुए बीच की कड़ी में इटावा विस्मृत अंतरराष्ट्रीय पटल पर कभी हुआ ही नहीं और हो भी नहीं सकता। मेरी एक अवधारणा है, गलत हो सकता हूं शायद, आसई में बहुत आवश्यकता है उत्खनन की। वहां पर हल चलाया जाता है, खजाना निकल आता है, वहां हल चलाया जाता है, मूर्तियां निकल आती है। ऐसी यूनिक पुरातात्विक चीजें निकल रही हैं, अभिलेख निकल रहे हैं। मैं वहां देखकर आया तो एक पूरे जलाशय की नींव जैसी दिख रही है। अगर वहां पर एएसआई ध्यान दे और हमारे जैसे अध्येताओं को अपने साथ शामिल कर ले किसी तरह से, तो निश्चित रूप से हड़प्पा जैसी एक सभ्यता आसई में निकलने वाली है।
मूर्तियां अगर कहीं पर बनती थी, जैन धर्म की हो, बौद्धिज्म की हो, वैष्णव शाक्त की हो, वो आसई में बनती थी। बलुए पत्थर की मैंने एक मूर्ति को का फोटो भेजकर और अपने विद्वान साथियों के साथ, एक कुलपति हैं उनको मैंने भेजी और उनसे मैंने पता करने का प्रयास किया। वो चौंक गए, बोले ये इटावा में है। मैं जी सर इटावा में है, आप आइए कभी मैं दिखाता हूँ। मूर्तियां मारी मारी घूम रही हैं, मतलब चमक आज तक नहीं गई है। मौर्यकालीन मूर्तियों की पॉलिश, हम लोग दरवाजे पॉलिश कराते हैं, 1-2-3 साल में खराब हो जाती है। धूप में पड़ी मूर्तियां ऐसी चमक रही हैं यक्ष यक्षिणियों की, केवल मूंछ में एक टीले की खुदाई हो रही थी, निकल आई। तो अगर हम महाभारत कालीन की ग्रंथियों को अगर सिद्ध ना भी कर सके, तो स्थापत्य के मामले में इटावा इतना अग्रणी रहा है, पूरी दुनिया को सिखाने वाला इटावा रहा है। बोलियों के संगम की बात करें, नदियों की संगम की बात करें, सांस्कृतिक संबंधों के संगम की बात करें, राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुंचे हुए, चाहे वो काशीराम जी हो, अटल बिहारी जी हो, मुलायम सिंह जी हो, इटावा से कितना गहरा जुड़ाव है। यहाँ के शिक्षक कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। अभी एक नाम ले रहे थे आप, राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर विश्वम्भरनाथ जी, हिंदी उर्दू बशीर बद्र जी, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब। तो यहाँ पर मुझे एक एक व्यक्ति में, कोई जाकिर हुसैन, कोई नीरज जी, कोई मुलायम सिंह जी, ये लोग दिखाई पड़ते हैं। मैं यहाँ पर बैठे हुए मेरे जो विद्यार्थी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इटावा के स्वर्णिम इतिहास को जानते हुए अपने अंदर वो आत्मविश्वास पैदा करें। विद्यार्थियों के बीच रहता हूँ, काम करता हूँ, तो कई बार ये सुनने को मिलता है कि सर इटावा से हैं, इटावा में कोई पढ़ाई लिखाई होती नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे, इटावा पिछड़ा हुआ शहर है। मैं कहता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राकृतिक रूप से कील सारस के लिए विश्व प्रसिद्ध, घड़ियाल के लिए विश्व प्रसिद्ध, रेड डेटा लिस्ट में जो प्रजातियां हैं वो विश्व प्रसिद्ध, घड़ियाल विश्व प्रसिद्ध, चंबल अभयारण्य विश्व प्रसिद्ध। इटावा में है क्या नहीं? मैं चाहता हूं कि सभी लोग इटावा के नाम पर जोरदार तालियां बजाएं। कछुए के लिए रिसर्चेस चलती है, अमेरिका से बड़े बड़े टर्टॉइज पर रिसर्च करने यहाँ पर आते हैं। पानी इतना साफ है कि चंबल की नदी का पानी पिया जाता है, गांवों में यूज किया जाता है। इतनी सारी नदियां इतनी प्रदूषित है, लेकिन ये यमुना नदी का पूरा यहाँ से कलकत्ता तक पूरा व्यापार होता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको, चाइल्ड सेक्स रेशियो की आपने बात करी, बहुत सारी बातें आपने उस सरोकार से उठाई हैं सर। तो निश्चित रूप से इटावा हर क्षेत्र में बड़ा अग्रणी है। हाँ, कुछ चीजों में प्रयास करने की आवश्यकता है। हम शोधार्थियों के लिए ये आवश्यक है कि हम ऐसी चीजें प्रस्तुत करें, समाज में आगे लाएं। और मुझे बड़ा हर्ष है कि आदरणीय रमाकांत जी के आयोजन में और आदरणीय प्राचार्य जी के संरक्षकत्व में हम लोग ऐसा आयोजन यहाँ पर कर सके और कर रहे हैं। हमारे बीच प्राचार्य डॉक्टर पांडे जी भी उपस्थित हैं, तो बड़े मूर्धन्य विद्वान हैं। सभी लोग एक साथ कुछ ऐसा करें, कुछ जो पुस्तकाकार रूप में आप शोध पत्र छापने वाले हैं वो भी अत्यंत श्लाघनीय है। मैं समस्त मित्रों को और आयोजकों को पुनः बधाई देना चाहता हूँ, हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। और आप सभी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है, उसके लिए मैं बहुत हृदय से आप सभी का आभारी हूँ, अनुग्रहित हूँ। इन दो पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। खूबसूरत से पल का किस्सा बन जाता है, जाने तो कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं आप जैसे, जिनसे कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, कभी न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञ हैं सर हम आपके कि आप अपने मूल्यवान समय में से समय निकाल कर यहाँ आए और हमको आपको सुनने का मौका मिला। सबने इटावा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सभ्यता, संस्कृति, मॉन्यूमेंट्स के आर्किटेक्चर स्टाइल, कलाकृतियाँ, मूर्ति कला, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अनेकों पहलुओं को, मतलब इतने सारे विषयों को यहाँ
सम्मान, यह सब कुछ इतने सार्वजनिक शब्दों में यहाँ प्रस्तुत किया, उसके लिए आपका आभार सर। जोरदार तालियों के साथ सर का आभार व्यक्त करें। आगे कार्यक्रम अपने समापन की ओर है। इस मंच पर आखिरी हमारे अन्य अतिथि, मैं अपने प्राचार्य महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि वो यहाँ आए और जो हमारे अतिथिगण हैं, सर्वप्रथम मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी को अनुरोध करूंगी कि आए और प्राचार्य महोदय जी उनको अंग वस्त्र व मॉन्यूमेंट्स स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। राष्ट्रीय संगोष्ठी के तृतीय सत्र की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा जी, जो कि हैवरा महाविद्यालय में चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय पीजी कॉलेज महाविद्यालय जो है आपका हैवरा में, उसके प्राचार्य जी हैं, उनका मैं इस अध्यक्षता करने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे संरक्षक, हमारे प्राचार्य महोदय जी का, जो हमेशा की तरह ही इस सत्र में भी अपना आशीर्वादपूर्ण सहयोग प्रदान कर रहे हैं और बराबर हम लोगों को उत्साहित कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे आज के इस सत्र में जो हमारे प्रमुख तो महानुभाव जो थे वो जा चुके हैं, उनका भी मैं जाने के बाद ही सही धन्यवाद ज्ञापित कर रही हूँ। डॉक्टर विनीत कुमार जी का भी तहे दिल से धन्यवाद दे रही हूँ और साथ ही साथ शाह आलम जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने हमें चंबल के बारे में विशेष जानकारियाँ दी, उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। और मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ डॉक्टर राजीव राज जी का। एक बड़ा सुनहरा मौका मिला मुझे कि कल शाम को भी इनका जो काव्य पाठ हुआ उससे हम लोग बहुत ही मनोहर अनुभूतियाँ प्राप्त हुई, उसके लिए कल शाम के लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और आज के मंच पर कुछ जानकारियाँ प्रदान करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ इस सत्र की डॉक्टर संगीता जी का भी, जो कि हैवरा महाविद्यालय से आई हुई है, जो कि एमएड की शोध छात्रा है और उन्होंने अपना पहला शोध पत्र प्रस्तुत किया था, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ इस सत्र का संचालन कर रही डॉक्टर डॉली रानी का और बाकी सभी उपस्थित जनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। अकेले नहीं था नई राहों पर चल पाना, आप जैसे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। धन्यवाद। आगे का सर, अब मैं इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर रमाकांत रॉय जी से अनुमति चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम के समापन के लिए अनुमति दें। कार्यक्रम के समापन की अनुमति की घोषणा के साथ ही सभी से अनुरोध है, सत्र के समापन, तृतीय सत्र के समापन के बाद आप सभी से अनुरोध है कि जलपान ग्रहण करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए सभी आगे कॉरिडोर में पहुंचे। 2 बजे से इस कार्यक्रम का समापन का कार्यक्रम होगा, तो वापस सभी लोग भोजन ग्रहण करने के बाद सभागार में वापस उपस्थित हैं। धन्यवाद।